बहुत सी नॉवेल्स ट्रेजेडी के नाम पर सिर्फ मेन कैरेक्टर को टॉर्चर करती हैं और जब हीरो मर जाता है तब वो औरतें पछताती हैं। मुझे ये सब देखकर घिन आती है। इसलिए जब मैं एक ऐसे ही नॉवल का मेन लीड बनकर इस दुनिया में आया और मेरे उस साले नाजायज़ भाई ने मुझे फंसाने की कोशिश की, उसने अफवाह फैलाई कि मैं एक तीसरा इंसान हूँ जो मेन लीड हीरोइन को फंसा रहा है और मैं ही नाजायज़ औलाद हूँ जबकि वो असली बड़ा खानदानी वारिस है। मैंने उस पुराने मेन लीड की तरह चुपचाप सब कुछ नहीं सहा। इसके बजाय मैंने सीधा इंटरनेट पर अपनी और उस हीरोइन की शादी की फोटो डाल दी और उनकी जमकर धज्जियां उड़ा दी। आजकल के ये घर तोड़ने वाले सच में बहुत उड़ रहे हैं। झूठ बोलने से पहले एक बार सोचते भी नहीं। साला ये घटिया काम भी खानदानी होता है क्या? एक नंबर के नीच ने एक और नीच को पैदा किया। इंटरनेट के ये बिना दिमाग वाले भिखारियों, अगर तुम अंधे हो तो जाकर अपनी आंखें धो लो। एट दू जिहान, एट लियू रुयन, एट लियू ग्रुप, एट दू ग्रुप, एट दू चंगमिंग। जैसे ही ये पोस्ट बाहर गई, इंटरनेट पर बवाल मच गया। पलक झपकते ही ये टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गई। इसके तुरंत बाद मैंने कमेंट सेक्शन में उन इंटरनेट वालों की क्लास लगानी शुरू कर दी। जिस किसी ने भी मुझे गाली दी, मैंने चुन चुनकर सबको रिप्लाई किया। मैंने उन्हें उनके खानदान, उनके रिश्तेदारों और उनके बाप दादों तक की ऐसी तैसी कर दी। मेरे शब्द इतने तीखे और मेरा एटीट्यूड इतना भौकाल था कि मैंने बेइज्जती करने का एक नया लेवल ही सेट कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं जो भी कमेंट कर रहा था, जिसमें भी थोड़े कड़े शब्द थे, वो सब प्लेटफॉर्म ने ब्लॉक कर दिए थे। वो सब सिर्फ कुछ स्टार के निशान बनकर रह गए। मैंने त्योरियां चढ़ाई, टाइप करना रोका और चेक किया कि आखिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है किसका। और मुझे पता चला कि ये तो एक्सू फैमिली का बिजनेस है। एक्सू फैमिली? मेरे चेहरे पर तुरंत एक स्माइल आ गई। ये तो बहुत बढ़िया इत्तेफाक है। एक्सू फैमिली की मौजूदा फीमेल सीईओ एक्सू जिंग्या, नॉवल के हिसाब से वो मुझ पर सीक्रेट क्रश रखती थी। तो मैंने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाली, सू जिंग्या का नंबर निकाला और सीधा उसे कॉल लगा दिया। कुछ ही पलों में फोन के उस पार से एक ठंडी और मीठी आवाज आई। कौन? मैंने उसके सवाल को इग्नोर किया और सीधा मुद्दे पर आ गया। एक डील करनी है, करोगी क्या? फोन पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई और फिर एक कंफ्यूज्ड आवाज आई। कैसी डील? मैंने एकदम मजे में एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। तुम्हारी माँ अभी मरी नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद था कि सू जिंग्या की माँ को उसके बाप सू गू वई ने फंसाया था। दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि वो एक एक्सीडेंट में मारी गई, लेकिन असल में उसे चुपचाप कैद करके रखा गया था। यही सू जिंग्या की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। मेरी ये बात सुनते ही फोन पर खामोशी और भी गहरी हो गई। इतनी लंबी खामोशी कि मुझे लगा फोन कट गया है। काफी देर बाद दूसरी तरफ से एकदम बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, जिसमें एक छिपी हुई बेचैनी थी। क्या ये खबर सच है? मैंने एकदम शॉर्ट में जवाब दिया। 100% सच। तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? सू जिंग्या की आवाज अब शांत हो गई थी, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो उसमें अभी भी एक हल्की सी कंपकंपी महसूस हो रही थी। मैंने सीधा कहा, टी प्लेटफॉर्म तुम्हारे ही कंट्रोल में है ना? मुझे टी प्लेटफॉर्म के वीआईपी पावर चाहिए। कैसे पावर? किसी की भी बेइज्जती करने का पावर, बिना ब्लॉक हुए। फोन पर फिर से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। साफ था कि मेरी इस अजीबोगरीब डिमांड ने उसे शॉक कर दिया था। मैंने उसके बोलने का इंतजार नहीं किया और आगे कहा, इस डील में तुम्हारा ही फायदा है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का पता बताऊंगा और तुम मुझे बिना सेंसर हुए लोगों की क्लास लगाने की पावर दोगी। तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार सू जिंग्या ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा कहा, ठीक है, मेरा यूजर नेम है कॉल मी किंग दू सीतेंग। अभी के अभी इसे सेट करो। 5 मिनट बाद मेरे फोन पर डिंग की आवाज आई और टी प्लेटफॉर्म से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। टी प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्टेड यूजर कॉल मी किंग दू जीतेंग, आपके अकाउंट में एडवांस्ड वीआईपी पावर एक्टिवेट कर दी गई है। अब आप बिना किसी रिव्यू के कमेंट कर सकते हैं, अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इंटरैक्शन मैनेज कर सकते हैं। मजे कीजिए। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने तुरंत उस नोटिफिकेशन पर क्लिक किया और सीधा टी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। मैंने मजे से डू जिहान का अभी अभी पोस्ट किया हुआ लेटेस्ट अपडेट सर्च किया। वो साला डू जिहान अभी भी एक बेचारे विक्टिम का नाटक कर रहा था। उसने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों की एक फोटो डाली थी और कैप्शन में लिखा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए और नहीं लड़ेंगे। मैं बस शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं वो जहर हूँ जिससे आप पंगा नहीं ले सकते। मैंने सीधा कमेंट सेक्शन खोला और मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर तूफान की तरह चलने लगी। एक नंबर के कचरे, क्या तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया कि इंसान को शर्म आनी चाहिए? या फिर तुझे सिखाने के लिए कोई माँ थी ही नहीं? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तेरी माँ खुद एक घर तोड़ने वाली थी।
जैसी माँ वैसा साला बेटा। कोई हैरानी की बात नहीं है कि तू ये बेचारों वाली एक्टिंग करके लोगों की हमदर्दी बटोरने में इतना माहिर है। टाइप करने के बाद मैंने बिना सोचे सेंड पर क्लिक कर दिया। इस बार वो कमेंट तुरंत पब्लिक हो गया। कोई ब्लॉक नहीं, कोई स्टार का निशान नहीं, एकदम पूरा का पूरा मेरा कमेंट उस कमीने दू जिहान की पोस्ट के नीचे चमक रहा था। 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि ये कमेंट अपने आप टॉप पर पिन हो गया। इसके पीछे एक गोल्डन हॉट का बैज भी लगा था, जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। दू जिहान जब अपने फोन की स्क्रीन पर मेरी इस खूंखार बेइज्जती को देख रहा होगा तो पक्का उसका सिर चकरा गया होगा और वो वहीं बेहोश होने वाला होगा। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मेरा मकसद तो इस बवाल को और बड़ा करना था। तभी मेरे फोन की रिंगटोन जोर से बज उठी। स्क्रीन पर लियू रुयान का नाम फ्लैश हो रहा था। मैंने अपनी त्योरियां चढ़ाई, अपनी उंगली रोकी और कॉल रिसीव कर लिया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से भयंकर गुस्से में भरी एक औरत की आवाज ब्लास्ट हुई। दू जीतेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बाहर बताने की? दू जिहान को अभी इंटरनेट पर इतना गंदा ट्रोल किया जा रहा है कि वो अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा है। अभी के अभी उस पोस्ट को डिलीट करो और एक स्टेटमेंट डालो कि तुम पागल हो गए हो और ये सब झूठ बोल रहे हो। मैं आराम से सोफे पर लेट गया और एकदम रिलैक्स होकर ताना मारते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जो इतना उड़ रही हो? लियू रुयान पूरे 2 सेकंड के लिए सन्न रह गई और फिर दांत पीसते हुए बोली, दू जीतेंग, तुमने क्या कहा? मैंने उसके गुस्से को भाव ही नहीं दिया और आगे बोला, मैंने कहा कि जब इंसानों का इवोल्यूशन हो रहा था तो क्या वो तुम्हें पीछे छोड़ गए थे, या फिर बचपन में तुम सिर के बल गिरी थी जो तुम्हारा दिमाग हिल गया है? मैं जो करता हूं खुल्लम खुल्ला करता हूं और मेरा लिखा हुआ एक एक शब्द 100% सच है। तुम लोग ही तो मिलकर पूरे इंटरनेट को बेवकूफ बना रहे हो, एक धोखेबाज औरत और एक छपरी लड़के की जोड़ी, और यहां आकर सच्चा प्यार होने का ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? मेरी ये बातें इतनी तेज और खतरनाक थीं कि उन्होंने लियू रुयान के गुस्से में घी डालने का काम किया। वो शौक में भी थी और गुस्से में भी। उसकी आवाज कांप रही थी, डू जीतेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने मजे लेते हुए एक हंसी छोड़ी। मेरी आवाज में फुल भौकाल था। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं पागल हो गया हूं और मैं इससे भी ज्यादा पागलपन दिखा सकता हूं। क्या तुम्हें अपनी आंखों से देखना है? मेरी बात सुनकर लियू रुयान की बोलती बंद हो गई। कुछ देर बाद उसने मुश्किल से एक धमकी भरी आवाज निकाली, डू जीतेंग, अगर तुमने आज के अंदर इस बवाल को शांत नहीं किया और डूजिहान से माफी नहीं मांगी तो मुझे अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर मत करना। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। असली रूप? तू है कौन बे जो मैं तुझे पहचानूं? इससे पहले कि लियू रुयान कुछ और बोल पाती, मैंने सीधा फोन काट दिया और तुरंत उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने अभी फोन नीचे रखा ही था कि वो फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा था, डैड। मैंने त्योरियां चढ़ाई, क्या वो साला बुढ़ा इस शब्द के लायक भी है? मैंने कॉल उठाया और डू चंगमिंग की भयंकर गुस्से वाली आवाज ने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। डू जीतेंग, तू इंटरनेट पर ये क्या पागलपन कर रहा है? अभी के अभी वो सारा कचरा डिलीट कर और डू जिहान से माफी मांग। डू चंगमिंग की गालियां किसी मशीन गन की तरह चल रही थीं। वो बस उस साले डू जिहान का साइड ले रहा था और मुझे बुरा भला कह रहा था। मैं ये सब सुनकर पक चुका था। मैंने सीधा उसकी बात काट दी, तू यहां भोंकना बंद कर। डू परिवार की इज्जत तो तूने और तेरे उस नाजायज बेटे ने बहुत पहले ही नीलाम कर दी है। तुझे लगता है मैं वो पोस्ट डिलीट करूंगा और माफी मांगूंगा? सपने देखना बंद कर दे। अगर मैं शांत बैठा हूं तो मुझे कमजोर समझने की गलती मत कर। तुझे यकीन नहीं है तो मैं तेरे सारे गंदे कारनामे दुनिया के सामने खोल कर रख दूंगा, ताकि सबको पता चले कि तू, डू चंगमिंग, असल में कितनी गिरी हुई चीज है। जब मैं तुझे इज्जत दे रहा था तब तुझे चाहिए नहीं थी, अब जब नहीं चाहिए तो बाहर में जा। मेरे बोलने की स्पीड तेज थी और मेरे शब्द एकदम जहर की तरह थे। मैंने डू चंगमिंग की ऐसी बोलती बंद की कि वो जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। फोन पर सिर्फ उसके गुस्से से हाफने की आवाज आ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद खट की आवाज आई और उसने जोर से फोन काट दिया। मैंने एक ठंडी स्माइल दी और तुरंत डू चंगमिंग का नाम बदलकर साला बुढ़ा सेव कर दिया। तीसरी बार फिर मेरे फोन की घंटी बजी। इस बार कॉलर आईडी पर लियू की मां का नाम था। मैंने एक ठंडी स्माइल दी। लगता है आज सब ग्रुप बनाकर मुझे सुनाने आ रहे हैं। मैं तो सबको बराबर का सम्मान देने में विश्वास रखता हूं, इसलिए मैंने ये कॉल भी उठा ली। फोन उठते ही एक बहुत ही चुभने वाली औरत की आवाज आई, जिसका गुस्सा लियू रुयान और डू चंगमिंग से भी ज्यादा था। कमीने लड़के, लगता है तू अपनी जिंदगी से ऊब चुका है। अभी के अभी वो स्टेटमेंट डिलीट कर दे, वरना तू कभी लियू फैमिली के घर में कदम नहीं रख पाएगा। मैं एकदम आराम से बोला, अरे ओ बिना अकल की औरत, तुम्हारी जुबान इतनी गंदी कैसे है? क्या तुमने ब्रश नहीं किया या अभी अभी कचरा खा कर आई हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें ही अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, जो खुद बेइज्जती करवाने आ गई हो।
तुम्हें उस घर तोड़ने वाले छपरी से इतना ही लगाव है ना? ठीक है, कल मैं सॉन्ग मिंजू को लियू फैमिली के घर लेकर आता हूँ। फिर तुम उसे जितना चाहे प्यार देना। और हाँ, सॉन्ग मिंजू का एक बेटा भी है। ये बात तो तुम्हें नहीं पता होगी ना? अब तुम ही बताओ, सॉन्ग मिंजू का बेटा तुम्हारे भाई का है या फिर लियू झनहुआ का? फोन के उस पार लियू की माँ मेरी बातें सुनकर सन्न रह गई। दू जिटेंग, तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? लगता है तुम्हारा दिमाग बस यहीं तक चलता है। तुम्हें अपनी बेटी के आशिक की इतनी परवाह है तो मैं भी तुम्हारा ही तरीका अपनाऊंगा और उस तीसरे की फिक्र करूंगा। मेरा एक एक शब्द सीधे उनके दिल पर वार कर रहा था। मैंने सीधा लियू की माँ की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। फोन के उस पार से उनके जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे उन्हें सांस ही नहीं आ रही हो। और फिर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। कुछ सेकंड बाद ये कॉल भी कट गई। मैंने मजे से लियू की माँ का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अपना फोन वापस सोफे पर फेंका, एक अंगड़ाई ली और मेरे चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी, जैसे अभी अभी मैंने किसी से इतनी खूंखार लड़ाई की ही ना हो। तभी ब्रदर ली के टैबलेट पर अचानक से नोटिफिकेशंस की लाइन लग गई। उसने बिना सोचे टैबलेट उठाया और रिफ्रेश किया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। गजब हो गया। दू और लियू दोनों परिवारों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं। मैं आगे बढ़ा और देखा दू ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट ने अभी अभी एक स्टेटमेंट पोस्ट किया था। उसका मैसेज एकदम छोटा और खतरनाक था। डू ग्रुप ऑफिशियली अनाउंस करता है कि डू जिहान ही इस परिवार के इकलौते बड़े वारिस हैं। इंटरनेट पर जो भी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सब बकवास है। हमारा ग्रुप इन अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा लीगल एक्शन लेगा। इसके एंड में उन्होंने डू जिहान के पर्सनल अकाउंट को ऐड किया था। लियू ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट ने भी एक स्टेटमेंट डाल दिया था। उनके एक एक शब्द में डू जिहान का सपोर्ट झलक रहा था। लियू ग्रुप के प्रेसिडेंट लियू रुयान और मिस्टर डू जिहान एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो दोनों कॉलेज के दिनों से साथ हैं और उनका रिश्ता बहुत गहरा है। इंटरनेट पर फैल रही सारी बातें किसी की रची हुई साजिश हैं। लियू ग्रुप अफवाह फैलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई करेगा और मिस्टर डू जिहान की इज्जत को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा। इस पोस्ट ने भी डू जिहान को ऐड किया था। ये दोनों स्टेटमेंट पोस्ट होते ही सीधा ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप पर पहुंच गए। डू और लियू परिवार बहुत बड़े और अमीर घराने थे, इसलिए उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर लोगों ने तुरंत भरोसा कर लिया। इंटरनेट के लोगों ने तुरंत पाला बदल लिया। जो कमेंट सेक्शन अभी तक बहस कर रहा था वो अचानक से मुझे गालियां देने वालों से भर गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि डू जिटेंग झूठ बोल रहा है। अब तो डू ग्रुप ने भी मान लिया कि डू जिहान ही उनका इकलौता वारिस है। डू जिटेंग ही वो नाजायज औलाद है। साला कितना बेशरम है। एक नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनाना ही काफी बुरा था, पर इसने तो डू जिहान और प्रेसिडेंट लियू को गालियां तक दे दी। अब तो दोनों बड़ी कंपनियों ने इसे बर्बाद कर दिया है। डू जिटेंग एकदम बेशरम है। इसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकालो और इसे मिस्टर डू जिहान से माफी मांगनी चाहिए। ब्रदर ली प्लेटफॉर्म पर बदलते हुए माहौल को देखकर टेंशन से पसीने पसीने हो रहा था। मुझे जरा भी घबराहट नहीं हुई, बल्कि इन लोगों के इस दोगलेपन को देखकर मुझे हंसी आ गई। मैं सोफे पर आराम से टिका रहा। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर स्वाइप कर रही थीं। मैंने एक ठंडी सांस छोड़ी और बोला, ठीक है, तो गेम ऐसे खेला जाएगा। अगर बात यह है तो मुझे बेरहम बनने का ताना मत देना। अब मैं तुम्हारे सारे गंदे राज दुनिया के सामने लाऊंगा और इन दोनों तथाकथित अमीर घरानों की धज्जियां उड़ा दूंगा। मैंने टी प्लेटफॉर्म खोला और डू ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट को ऐड किया। मेरा टोन एकदम बेइज्जती करने वाला था। हाँ, तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं डू फैमिली का बड़ा वारिस नहीं हूं। डू फैमिली और डू ग्रुप सिर्फ नाजायज बच्चों को ही मानते हैं। तो आज से डू ग्रुप का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास डू एंटरप्राइज के 20% शेयर्स हैं, जिन्हें मैं अभी पब्लिकली बेच रहा हूं, और मैं इन्हें सिर्फ डू ग्रुप की दुश्मन कंपनियों को ही बेचूंगा, एट वांसू ग्रुप। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो जल्दी आकर मुझसे बात करो। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने अपने फोन की हिडन गैलरी से डीयू ग्रुप के शेयर होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की एक स्कैन कॉपी निकाली। उस कॉन्ट्रैक्ट पर काले और सफेद अक्षरों में मेरा नाम, मेरे शेयर्स का प्रूफ और ऑफिशियल स्टैंप लगे हुए थे। सब कुछ इतना साफ था कि कोई उसे जुटला नहीं सकता था। मैंने वो फोटो अटैच की और पोस्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही ये मैसेज गया मेरी उंगलियां रुकी नहीं। मैंने तुरंत अपना दूसरा पोस्ट टाइप करना शुरू कर दिया। इस बार मेरा टारगेट लियू ग्रुप था। अब जरा प्रेसिडेंट लियू और मिस्टर डू जिहान की उस दिल छू लेने वाली सच्ची लव स्टोरी की भी बात कर लेते हैं। आखिर वो दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो मैं आप सबको बताता हूँ। 1 साल पहले लियू ग्रुप का पैसा खत्म हो गया था और वो दिवालिया होने वाले थे। ये लियू फैमिली ही थी जो रोते गिड़गिड़ाते हुए हमारे दरवाजे पर आई थी और मुझसे शादी करने की भीख मांगी थी। मैंने ड्यू फैमिली के 5% शेयर्स का इस्तेमाल करके उस साले बुढ़े ड्यू चंगमिंग से 300 मिलियन निकाले थे और वो पैसा लियू ग्रुप को उधार दिया था।
इतना ही नहीं, मैंने अपनी तरफ से 1500 मिलियन लियू ग्रुप में इन्वेस्ट किए थे ताकि लियू फैमिली उस क्राइसिस से बच सके। और अब जब लियू ग्रुप फिर से खड़ा हो गया है तो ये लोग मतलब निकल जाने के बाद मुझे लात मारना चाहते हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं। लियू फैमिली की बेशर्मी तो शहर की दीवारों से भी ज्यादा मोटी है। मैंने एक साथ 8 लियू रुयान, 8 लियू जहनुआ और 8 वांग कुई को टैग किया और आगे लिखा, मेरे पास लियू ग्रुप के भी 10% शेयर्स हैं, मैं उन्हें भी बेच रहा हूं, जो लेना चाहे वो आकर बात करे। इसके अलावा मैं लियू फैमिली को सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहा हूं कि वो मेरा 300 मिलियन का उधार ब्याज के साथ वापस करें, वरना हम कोर्ट में मिलेंगे। मेरे पास बर्बाद करने के लिए बहुत टाइम है। इसके तुरंत बाद मैंने 2 बहुत ही सॉलिड सबूतों की फोटो अटैच कर दी। पहली फोटो लियू ग्रुप के शेयर होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की थी, जिसमें साफ लिखा था कि मेरे पास कितने शेयर्स हैं और मैंने कब पैसे इन्वेस्ट किए थे। दूसरी फोटो एक कर्ज की रसीद थी। उधार लेने वाले के नाम के आगे लियू रुयान का नाम साइन किया हुआ था और उधार देने वाला मैं था। अमाउंट था 300 मिलियन और पैसे वापस करने की डेट खाली छोड़ी गई थी। नीचे लियू फैमिली की ऑफिशियल स्टैंप और लियू रुयान के पर्सनल साइन भी थे। इन दोनों पोस्ट को पब्लिश होने में 5 मिनट का भी फर्क नहीं था, लेकिन इन्होंने पूरे इंटरनेट पर सुनामी ला दी। जो लोग अभी तक मुझे पागलों की तरह गालियां दे रहे थे, वो इन सॉलिड सबूतों को देखकर एकदम सन्न रह गए। कमेंट सेक्शन का माहौल देखते ही देखते पूरी तरह से पलट गया। ड्यू और लियू परिवार के लोगों ने जब मेरी ये पोस्ट देखी, तब जाकर उन्हें उन शेयर्स और उधार दिए गए पैसों की याद आई। उनका सारा घमंड और अकड़ एक झटके में खौफ में बदल गया। उनके ऑफिस में भूचाल आ गया था। सबसे पहले ड्यू चंगमिंग का फोन बजना शुरू हुआ। ड्यू ग्रुप के टॉप लेवल के बॉसेस एक के बाद एक उसे कॉल कर रहे थे और सबके सब उन शेयर्स के बिकने के बारे में पूछ रहे थे। उसने गुस्से से लाल होते हुए मुझे कॉल किया। उसके गुस्से की आवाज फोन फाड़ कर बाहर आ रही थी। डू जितिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई ड्यू फैमिली के शेयर्स बेचने की? तुझे पता भी है कि इससे ड्यू ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैंने फोन उठाया। मेरी आवाज में एक हंसी थी। मैं एकदम रिलैक्स था। डू ग्रुप तो सिर्फ डू जिहान को अपना वारिस मानता है ना, तो फिर डू फैमिली जिए या मरे, इससे मेरा क्या लेना देना? मैं अपने खुद के शेयर्स बेच रहा हूं। तू मरे या बचे, मुझे क्या? डू चंगमिंग का मुंह एकदम खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो मुझे फिर से गाली देने ही वाला था कि मैंने झटके से फोन काट दिया। वो अपनी फोन की स्क्रीन को घूरता रह गया, गुस्से से कांप रहा था, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं सकता था। मैंने अभी फोन काटा ही था कि लियू रुयान का कॉल आ गया। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ पता चल रहा था। डू जितिंग, आखिर तुम ये क्या ड्रामा कर रहे हो? मैं एकदम मासूमियत से बोला, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। क्या लियू फैमिली ने डू जिहान को सपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट नहीं निकाला था? मैं तो बस समझदारी दिखाते हुए तुम दोनों के लिए रास्ता खाली कर रहा हूं। एक बार हमारा हिसाब किताब क्लियर हो जाए, फिर तुम दोनों शान से एक साथ रह सकते हो। कितना बढ़िया रहेगा। लियू रुयान का चेहरा उतर गया और उसने मुझे धमकी देते हुए कहा, डू जितिंग, अगर तुमने ये ड्रामा बंद नहीं किया ना, तो यकीन मानो मैं अभी के अभी तुमसे तलाक ले लूंगी। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। मैंने मजे लेते हुए जानबूझकर अपनी आवाज को लंबा खींचा। इससे पहले कि लियू रुयान कुछ और बोलती, मैंने अचानक से अपनी आवाज तेज कर दी। अगर तलाक लेना ही है तो फिर सीधा काम की बात करते हैं। कल सुबह 8 बजे सिविल रजिस्ट्री ऑफिस के दरवाजे पर मिलते हैं। जो नहीं आया उसके पूरे खानदान की मौत पक्की है। ये बोलकर मैंने सीधा फोन काट दिया और लियू रुयान को जवाब देने का एक मौका भी नहीं दिया। इसके तुरंत बाद मैंने अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर खोला और डू चंगमिंग और लियू रुयान की दोनों कॉल्स की रिकॉर्डिंग को सेट किया। मैंने अपने कॉल लॉग्स के स्क्रीनशॉट और कॉल के टाइम स्टैम्प्स के साथ उन दोनों रिकॉर्डिंग्स को सीधा टी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। मेरी पोस्ट का कैप्शन अभी भी एकदम भौकाल था। जब भी मैं सोचता हूं कि मुझे इन बेवकूफ़ों से छुटकारा मिलने वाला है, तो मेरा मूड अपने आप बढ़िया हो जाता है। 8 लियू रुयान, कल सुबह 8 बजे सिविल रजिस्ट्री ऑफिस में मिलते हैं। जो नहीं आया उसका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। अब मुकर मत जाना। मुझे ये सब देखकर घिन आती है। इसलिए जब मैं एक ऐसे ही नॉवल का मेन लीड बनकर इस दुनिया में आया और मेरे उस साले नाजायज भाई ने मुझे फंसाने की कोशिश की, उसने अफवाह फैलाई कि मैं एक तीसरा इंसान हूं जो मेन लीड हीरोइन को फंसा रहा है और मैं ही नाजायज औलाद हूं, जबकि वो असली बड़ा खानदानी वारिस है। मैंने उस पुराने मेन लीड की तरह चुपचाप सब कुछ नहीं सहा। मेरे इस पक्के सबूतों वाले वार ने ऐसा कहर ढाया जो बहुत तेज और खतरनाक था कि इंटरनेट का माहौल पलक झपकते ही एकदम टॉप पर पहुंच गया। टी प्लेटफॉर्म के सर्वर्स की तो बैंड बजने वाली थी। वो क्रैश होने की कगार पर थे। ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप 10 पर सीधा मेरा ही कब्जा था। हैशटैग डू जितेंग, डू ग्रुप का असली बड़ा शेयर होल्डर। हैशटैग डू जितेंग के पैसों से लियू ग्रुप की बची जान। और यहां तक कि हैशटैग डू जितेंग एट वांसू ग्रुप भी ट्रेंड कर रहा था। हाइप एकदम आसमान चूम रही थी। कमेंट सेक्शन में तो जैसे बम फट गया था।
इंटरनेट वाले आपस में लड़ लड़कर लाल हो रहे थे, लेकिन अब हवा पूरी तरह से मेरी तरफ बह रही थी। बाप रे, दू सीटन तो सच में एक असली अमीर खानदान का वारिस है। 20% शेयर्स, वो पक्का एक कोर शेयर होल्डर है। दू फैमिली की हिम्मत कैसे हुई उसे ना पहचानने की? पागल हो गए हैं क्या वो लोग? क्या ऐसा हो सकता है कि ये शेयर्स नकली हों? नकली? भाई, उसने वंसु ग्रुप को एड किया है। अगर डू ग्रुप की औकात होती उसे झुटलाने की, तो वो लोग कब का स्टेटमेंट देकर उसकी धज्जियां उड़ा चुके होते। तो इसका मतलब लियू ग्रुप सिर्फ डू जीतेंग के पैसों की वजह से ही जिंदा बच पाया था। साला डू जीहान उसी के पैसे लेकर उसी के सिर पर पैर रखकर ऊपर चढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो डू जीतेंग सच में बहुत बेचारा है। उसने अपना दिल और जान सब दे दिया और बदले में उस धोखेबाज औरत और घर तोड़ने वाले छपरी ने मिलकर उसे फंसा दिया। शुक्र है कि अब वो डटकर सामना कर रहा है। ये देखकर बहुत मजा आ रहा है। मैं इन सारे कमेंट्स को देख रहा था और मुझे जो सुकून मिल रहा था वो मैं बता नहीं सकता। बेशक कुछ इक्का दुक्का लोग अभी भी शक कर रहे थे कि कहीं ये सब मेरा ही रचा हुआ कोई ड्रामा तो नहीं है, लेकिन तुरंत ही दूसरे लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। ऊपर वाले भाई, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अगर मेरे पास इतना पावर और पैसा होता ना, तो मेरा भौकाल डू जीटेंग से भी ज्यादा होता। शेयर्स और कर्ज की रसीद के साथ खुल्लम खुल्ला पंगा लेना एक असली अमीर वारिस का यही तो एटीट्यूड होना चाहिए। इंटरनेट पर गपशप का बाजार गर्म था और इस वक्त डू ग्रुप के अंदर पक्का तहलका मचा हुआ होगा। मैं तो डू ग्रुप के टॉप बॉसेस की इमरजेंसी मीटिंग का सीन भी सोच सकता था। हर किसी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही होगी। 20% शेयर्स भाई, अगर वंसु ग्रुप ने सच में इन्हें खरीद लिया तो डू ग्रुप का तो नामो निशान मिट जाएगा। ये सब उस डू चनमिंग की गलती है। उसे उस नाजायज औलाद का साइड लेना था। उसने डू जीतेंग को इस हद तक मजबूर कर दिया। अब हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा वो महान बाप डू चंगमिंग इस वक्त अपनी मेन कुर्सी पर बैठा होगा। उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया होगा और वो अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले ही सेकंड डू ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट ने डर के मारे अपना वो पुराना स्टेटमेंट डिलीट कर दिया जिसमें उन्होंने डू जिहान को इकलौता वारिस बताया था। लेकिन उनके इस डरपोक वाले काम को इंटरनेट वालों ने पकड़ लिया और उनका और भी ज्यादा मजाक उड़ाया, जिससे हाइप और भी बढ़ गई। दूसरी तरफ लियू ग्रुप की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं थी। लियू जेनहुआ ने गुस्से में अपना कप तोड़ दिया और तुरंत लियू रुयान को कॉल लगाया। तू अभी के अभी ऑफिस वापस आ, देख तूने क्या रायता फैलाया है। अगर डू जीतेंग ने सच में तुझसे तलाक ले लिया तो तुझे वापस लियू फैमिली में कदम रखने की जरूरत नहीं है। वो डर गया था। उसे डर था कि उसे सिर्फ मेरे 300 मिलियन ही वापस नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि मेरे पास लियू ग्रुप के आधे शेयर्स मांगने का भी हक है। अगर ऐसा हुआ तो लियू ग्रुप सच में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किसे पता था, लियू रुयान इस वक्त अपनी कार में बैठी थी, फोन पर मेरी पोस्ट्स देख रही थी और उसका चेहरा भयंकर रूप से काला पड़ चुका था। इतनी हिम्मत कि उसने अपने बाप को तसल्ली भी दे दी। डैड, आप टेंशन मत लो, डू जीतेंग की इतनी हिम्मत ही नहीं है। उसे लगा कि मैंने इतने सालों तक उससे प्यार किया है, उसके लिए चुपचाप सब कुछ सहा है और यहाँ तक कि अपने शेयर्स गिरवी रखकर उसके परिवार में पैसे लगाए हैं, तो मैं सच में उससे तलाक नहीं ले पाऊंगा। उसे लग रहा था कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सिर्फ मेरा गुस्सा है। मैं बस उसे मजबूर करना चाहता हूं कि वो डू जिहान को छोड़ दे और मेरे पास वापस आ जाए। वो बस मुझसे लड़ने का नाटक कर रहा है। लियू रुयान की आवाज एकदम रिलैक्स थी, जैसे उसने मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रखा हो। मैं अभी उसके पास जाती हूँ और उससे अच्छे से बात करती हूँ। लियू जेनहुआ को भी अपनी टेंशन दबानी पड़ी। उसने चेतावनी देते हुए कहा, तू जल्दी कर और किसी भी तरह उसे शांत कर। तलाक नहीं होना चाहिए। समझ गई डैड। लियू रुयान ने फोन काटा और तुरंत ड्राइवर को गाड़ी घुमाने को कहा, सीधा मेरे अपार्टमेंट की तरफ। उसे सच में लग रहा था कि मैंने ये सब बवाल सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो मेरे पास दौड़ी चली आए। ये औरत सच में ओवर कॉन्फिडेंट और बेवकूफ है। और मैं आराम से सोफे पर लेटा हुआ था। फोन पर लगातार रिफ्रेश हो रहे कमेंट्स और ट्रेंडिंग लिस्ट देख रहा था। मेरी मुस्कान कानों तक पहुंच चुकी थी। अरबों के शेयर्स और उसके ऊपर लियू ग्रुप का आधा पैसा। हाँ, मैं तो इस जन्म में भी ये सब खर्च नहीं कर पाऊंगा। आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। ब्रदर ली तो शौक से सुन्न हो चुका था। उसके हाथों में टैबलेट कांप रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मैं ही उसका सबसे बड़ा सहारा हूँ। डू और लियू परिवार की धज्जियां उड़ाने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं मिली। मैंने मजे मजे में लियू रुयन की माँ वांग चुई का सोशल मीडिया अकाउंट खोल लिया। उसका लेटेस्ट पोस्ट कल का ही था। उसने लियू रुयान, डू जिहान और अपनी एक साथ चाय पीते हुए फोटो डाली थी, जिसका कैप्शन था, एक सुकून भरी दोपहर। उसके एक एक शब्द में उस साले छपरी के लिए प्यार छलक रहा था। मैंने एक ठंडी हंसी छोड़ी। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर नाची और मैंने सीधा उसके नीचे कमेंट ठोक दिया। मैंने उन तीनों को एड किया। बेटी बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है और माँ उसके लिए पहरा दे रही है। तुम लोग एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हो। और तुम्हारे डैड लियू जेनहुआ,
वो तो विदेश में अपनी नाजायज औलाद को पॉकेट मनी भेजने में बिजी हैं। हाँ, सही सुना। शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारे बाप ने विदेश में एक नाजायज औलाद छुपा रखी है। वो तो अब कॉलेज में भी पहुंच गया होगा। कमेंट पोस्ट करते ही मैं रुका नहीं। मैंने लियू फैमिली के अकाउंट्स खंगाले और जल्दी ही मुझे उस घर तोड़ने वाली औरत फैंग शू का अकाउंट मिल गया। उसकी सारी पोस्ट्स में वीआईपी लाइफस्टाइल की फोटोज थीं, जिनमें दिखावा कूट कूट कर भरा था। मैंने सीधा उसकी नई जिम वाली फोटो के नीचे कमेंट किया, फुल बेइज्जती मोड में। माँ ने अपने संस्कार बहुत अच्छे से दिए हैं, दूसरों का घर तोड़कर ऊपर चढ़ने का हुनर। तुम्हारे बेटे ने तुमसे एकदम 100% सीखा है। मानना पड़ेगा, तुम लोगों में टैलेंट है। ये दोनों कमेंट्स करने के बाद मैं वापस अपनी प्रोफाइल पर आया और एक नई पोस्ट टाइप की। इसमें मैंने खास तौर पर साले दू जिहान और फैंग शुए को ऐड किया। एक पुरानी घर तोड़ने वाली और एक नया घर तोड़ने वाला छपरी। दू जिहान, क्या तुम सीना ठोक कर कह सकते हो कि तुम दू फैमिली के असली वारिस हो? क्या तुम कह सकते हो कि तुम इस औरत को नहीं जानते? ये बोलते ही मैंने अपने फोन की हिडन गैलरी से एक बहुत ही खूंखार फोटो निकाली। उस फोटो में दू जिहान स्विमिंग ट्रंक्स पहने पोज मार रहा था और उसके पीछे थोड़ी दूरी पर एक आदमी और औरत गले लगकर एक दूसरे को चूम रहे थे। मैंने जानबूझकर बैकग्राउंड को जूम किया। वो दू चंगमिंग और फैंग शुए थे, जो एकदम बेशर्मी से चिपके हुए थे। ये फोटो मैंने नहीं खींची थी। ये सब साले डू जिहान ने मुझे चिढ़ाने के लिए, अपना भौकाल दिखाने के लिए एक एक करके मुझे भेजी थी। सच में उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जो उसने मेरे लिए इतने सारे सबूत छोड़ दिए। मेरी तो बहुत सारी मेहनत बच गई। मेरी पोस्ट जाते ही लियू फैमिली के दूसरे नंबर के अंकल लियू झेनबेंग ने नीचे आकर मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। डू जीतेंग, तू एक नंबर का पागल है। उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने पलटकर सीधा उसे ऐड किया, अबे ओ बुड्ढे, मुझे गाली देने की इतनी जल्दी मत कर। पहले अपने घर का कचरा तो साफ कर ले। तेरी बीवी ने तुझे इतने सीन पहना दिए हैं कि उनका बोझ तेरा सिर फाड़ने वाला है। समझ में आया इसका मतलब? मुझे लगा कहीं उसे समझ ना आए, इसलिए मैंने बड़े प्यार से उसकी दूसरी बीवी जहावान को, यानी उसकी नई बीवी और उसकी सौतेली बेटी को ऐड किया। एट लियू ज़ेनबंग। अब समझा? इतने पर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने फिर उसकी बेटी लियू रुमेई को ऐड किया और फिर से वही बात लिखी, तू और तेरी सौतेली माँ। आखिर में मैंने एक तगड़ी सी लाइन लिखी और लियू फैमिली के हर एक मेंबर को ऐड कर दिया। साथ में एक हंसी उड़ाने वाली इमोजी लगा दी। एक दूसरे से प्यार करने वाला परिवार। तुम लोगों ने तो सच में मेरी आंखें खोल दी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैंने लियू फैमिली के हर एक इंसान के अकाउंट पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी थी। मेरा हर एक कमेंट जैसे स्वर्ग के हर एक शंखनाद से खला दी थी। मेरा हर एक कमेंट एकदम उनकी दुखती रग पर लगा था। फुल क्रिटिकल डैमेज। शू जिंग्या ने मुझे जो वीआईपी पावर दी थी, उसकी वजह से मेरे कमेंट्स में एक भी स्टार नहीं आ रहा था। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि वो लोग मेरे कमेंट्स को डिलीट भी नहीं कर पा रहे थे। वांग चुई, फैंग शू, लियू ज़ेनबैंग सबके सब बार बार डिलीट पर क्लिक कर रहे थे, लेकिन पेज पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। मेरे कमेंट्स जैसे उनकी पोस्ट के नीचे चिपक गए थे। इंटरनेट वाले तो इस एक के बाद एक मिलते बड़े मसालों से एकदम सुन्न पड़ गए थे। बहुत से लोग कूद कर आए और मुझे बकवास करने के लिए गालियां देने लगे। डू जितेंग, तू क्या बकवास पेल रहा है? अगर तेरे पास सबूत नहीं है तो ऐसे ही झूठी अफवाहें मत फैला। तू इस तरह से गालियां कैसे दे सकता है? ओ वीआईपी पावर वाले कुत्ते, प्लेटफॉर्म से दफा हो जा। लेकिन वो मुझे जो भी गालियां दे रहे थे, वो कमेंट पोस्ट होते ही अगले ही सेकंड सिस्टम उसे डिलीट कर देता था। उनकी स्क्रीन पर सिर्फ एक ग्रे कलर का मैसेज आता, इस कंटेंट को हटा दिया गया है। और जो लोग सबसे ज्यादा गंदी गालियां दे रहे थे, उनके प्रोफाइल पिक्चर के बगल में एक चमकता हुआ पीला सितारा आ गया, सीधा लेवल 1 का बैन। मजा लेने वाले इंटरनेट वालों ने तुरंत सूंघ लिया कि दाल में कुछ काला है और सब एक एक करके पूछने लगे, रुको रुको, इसके कहने का क्या मतलब है? क्या लियू फैमिली के दूसरे घर में कोई कांड हो गया है? क्या इसके पास कोई पक्का सबूत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डू जितेंग अपना बदला लेने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हो? जिन यूजर्स के प्रोफाइल पर वो छोटे सितारे लग गए थे, वो ना सिर्फ कमेंट करने से ब्लॉक हो गए थे, बल्कि वो लोग किसी को प्राइवेट मैसेज भी नहीं भेज सकते थे। उनका मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। मैं जरा सा भी नहीं डरा, और जो इक्का दुक्का गालियां फिल्टर से बचकर आ रही थीं, उन्हें देखकर मैंने सीधा अपना गाली ग्लॉज मोड ऑन कर दिया। मेरा एक एक शब्द एकदम खूंखार था, लेकिन प्लेटफॉर्म की वीआईपी पावर की वजह से मेरी तरफ से गालियों से भरी पूरी स्क्रीन एकदम शान से खड़ी थी। मुझे एक भी वार्निंग नहीं मिली और मैंने इस पूरी लड़ाई के मैदान को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये देखकर इंटरनेट वाले पूरी तरह से सन्न रह गए। वो हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे गालियां देने के लिए एक के बाद एक छोटे और फेक अकाउंट बनाने शुरू कर दिए।
लेकिन जैसे ही उनके नए अकाउंट से एक कमेंट पोस्ट होता वो तुरंत डिलीट हो जाता। फिर उन्होंने तीसरा अकाउंट बनाया, लेकिन लॉगिन करते ही उन्हें सिस्टम का मैसेज आ गया, बार बार रूल्स तोड़ने की वजह से आपका अकाउंट 7 दिनों के लिए बैन कर दिया गया है। लगातार अकाउंट बदलते रहे और लगातार बैन होते रहे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने ग्रुप बनाकर प्लेटफॉर्म पर मेरी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन हर बार रिपोर्ट करने पर सिस्टम का ऑटोमेटिक रिप्लाई आता, ये कंटेंट प्लेटफॉर्म के रूल्स के अंदर है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में जो लोग पहले गुस्से से उबल रहे थे अब वो सब रोने गिड़गिड़ाने लगे थे। ये कैसी अजीब पावर है भाई? ऐसा क्यों है कि वो हमें गालियां दे सकता है, लेकिन जब हम उसे गालियां देते हैं तो हमारे कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं और हमें बैन कर दिया जाता है। मान गए भाई, मान गए। हम इससे नहीं जीत सकते, सच में नहीं जीत सकते। इसका चीट कोड बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है। कुछ इंटरनेट वालों ने तो सीधा स्क्रीनशॉट ले लिए। एक तरफ मेरी गालियों से भरी स्क्रीन थी जिस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था, और दूसरी तरफ उनके डिलीट हुए कमेंट्स का मैसेज था। इसके साथ उन्होंने लिखा, डू जितिंग की पावर पागल कर देने वाली है, इस प्लेटफॉर्म पर अब और नहीं रहा जा सकता। ये शिकायत तुरंत वायरल हो गई और इसके पीछे पीछे 2 नए हैशटैग टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में घुस गए। हैशटैग डू जितिंग की पावर पागलपन है, हैशटैग टी प्लेटफॉर्म का दोगलापन। मुझसे लड़ाई में हारने और प्लेटफॉर्म का प्रेशर ना झेल पाने की वजह से इन लोगों ने अपना गुस्सा दूसरी तरफ मोड़ दिया। छोड़ो छोड़ो, इससे मुंह लगाकर कोई फायदा नहीं है। चलो डू ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। हाँ, सही कहा, डू ग्रुप से जाकर जवाब मांगते हैं। देखते ही देखते इंटरनेट वालों की भारी भीड़ डू ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट पर टूट पड़ी। पहले वो लोग मेरी असली पहचान को लेकर सवाल कर रहे थे और फिर धीरे धीरे वो डू ग्रुप का बायकॉट करने लगे। कमेंट सेक्शन में बस यही भरा पड़ा था, डू ग्रुप बाहर निकलो, कुछ तो बोलो, और डू ग्रुप का बायकॉट करो। मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और उन्हें पागलों की तरह डू ग्रुप की वेबसाइट पर हमला करते देख मेरी स्माइल मेरे कानों तक पहुंच गई थी। मैंने अपना हाथ उठाया और एक और पोस्ट डाल दी, गालियां दो और गालियां दो, जो मन में आए बको, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं डू जितेंग हूँ, डू फैमिली का असली खून और बड़ा वारिस। मेरे पास डू ग्रुप के 20% शेयर्स हैं और मुझे हर साल करोड़ों का प्रॉफिट मिलता है। क्या तुम लोग जल रहे हो? बहुत बुरा हुआ। तुम लोग चाहे जितना गुस्सा कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डू ग्रुप का ये प्रॉफिट सच में बहुत मजेदार है। मेरी इस पोस्ट के जाते ही इंटरनेट जैसे क्रैश होने वाला था और डू ग्रुप के बायकॉट का शोर और भी तेज हो गया। बहुत से लोगों ने खुल्लम खुल्ला कहा कि वो डू जितेंग के इस घमंड से बहुत ज्यादा चिढ़ गए हैं। मेरी इस चाल ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी थी। लेकिन गालियों और गॉसिप्स के इस भयंकर तूफान के बीच इंटरनेट के माहौल में एक बहुत ही अजीब सा बदलाव आया। शुरुआत में जहां सब लोग मुझे गालियां दे रखे थे, फिर मेरे पक्के सबूतों से शॉक में आ गए और अब लियू फैमिली के एक के बाद एक खुलने वाले पारिवारिक कांडों से उनका दिमाग चकरा गया था। ज्यादातर इंटरनेट वाले अब गुस्से से ज्यादा शक करने लगे थे, और एक बार जब शक का बीज बो दिया जाता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है। कुछ लोग अभी भी अपना गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने लियू फैमिली और डू फैमिली का इतिहास खंगालना शुरू कर दिया था ताकि मेरी बातों का सच पता चल सके। कमेंट सेक्शन अब सिर्फ एक गाली गलौज की जगह नहीं रहा, बल्कि वो एक बड़ा सा जासूसी का मैदान बन गया था जहां लोग मजे ले रहे थे। हाइप कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई थी। क्या लियू ज़ेनबेंग, उसकी दूसरी बीवी और उसकी बेटी के बीच सच में कुछ चल रहा है? डू जितेंग हवा में इतनी डिटेल्स के साथ झूठ तो नहीं बोल सकता। और लियू ज़ेनहुआ की नाजायज औलाद के बारे में क्या? डू चांगमिंग और फेंग शू का लफड़ा? अगर ये सब सच है तो लियू फैमिली और डू फैमिली का तो बहुत गंदा हाल है। अगर ये सब झूठ होता तो दोनों परिवारों ने कब का स्टेटमेंट देकर इसे क्लियर कर दिया होता। तुम खुद ही देखो, क्या लियू फैमिली या डू फैमिली की तरफ से अभी तक कोई भी हलचल हुई है? मैं कमेंट सेक्शन में उन शक करने वाले कमेंट्स को स्क्रॉल कर रहा था और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मुझे यही तो चाहिए था। मैं इन दोनों परिवारों की इज्जत की धज्जियां पूरी तरह से उड़ा देना चाहता था, ताकि सब लोग देख सकें कि जिन्हें ये लोग अमीर और ख़ानदानी कहते हैं वो अंदर से कितने गंदे और घिनौने हैं। तभी मेरा फ़ोन फिर से बज उठा। ये एक अनजान नंबर था। मैंने क्योरियां चढ़ाईं और कॉल रिसीव कर लिया। फ़ोन के उस पार से साले दू जिहान की घबराई और डरी हुई आवाज़ आई। दू जितेंग, आखिर तू चाहता क्या है? अगर तूने अब कुछ भी फालतू बोला तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैंने एक ठंडी हंसी छोड़ी। पुलिस को बुलाएगा? बुला ले, अच्छा ही है। पुलिस को भी देखने दे कि एक घर तोड़ने वाली औरत और उसका छपरी बेटा कैसे घर में घुस आए हैं और एक धोखेबाज बाप ने कैसे एहसान फरामोशी की है। फिर देखते हैं कि जेल किसे होनी चाहिए। मैं थोड़ा रुका और मेरी आवाज़ अब और भी ठंडी हो गई थी। दू जिहान, तू खुद को हमेशा से डू फैमिली का बड़ा वारिस समझता है ना? ये कुर्सी मैं तुझे देता हूँ।
अब देखते हैं कि तू इस पर बैठ भी पाता है या नहीं। ये तो बस शुरुआत है, तू इतनी जल्दी क्यों घबरा रहा है? आगे तो और भी शानदार चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इतना बोलकर मैंने सीधा फोन काट दिया और मजे से उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मैं सोफे पर आराम से टिक गया। मेरी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर स्वाइप कर रही थीं। ट्रेंडिंग लिस्ट पूरी तरह से मेरे ही नाम और हैशटैग से भरी पड़ी थी। इसके तुरंत बाद मैंने टी प्लेटफॉर्म खोला और एक और नई पोस्ट टाइप की। ये गॉसिप्स तो कुछ भी नहीं है, असली बम तो अभी बाकी है। हर एक खबर एकदम 100% पक्की है, कोई मिलावट नहीं। अगर आगे की कहानी जाननी है तो आकर कॉल मी किंग डू जीतेंग को फॉलो करो। मैं धीरे धीरे तुम सबके सामने सारे राज खोलूंगा। ये पोस्ट जाते ही पूरे इंटरनेट पर बवाल मच गया। इंटरनेट वाले जैसे किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। वो सब पागलों की तरह मेरे अकाउंट पर टूट पड़े और फॉलो बटन को बुरी तरह से दबाया जाने लगा। मेरे फॉलोअर्स हर मिनट 10,000 की स्पीड से बढ़ रहे थे और प्लेटफॉर्म के सर्वर्स पर फिर से क्रैश होने का खतरा मंडराने लगा। कमेंट सेक्शन में बस जल्दी अपडेट देने और एक्साइटमेंट की आवाजें गूंज रही थीं। बाप रे, राजा दू जीतेंग तो अब कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। 100% पक्की खबर। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूं। जल्दी से फॉलो करो भाई, मुझे कोई मत रोकना। मैं उस बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा हूं। दूसरी तरफ लियू फैमिली और दू फैमिली में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ था। लियू फैमिली के विला में वांग कुई बेचैनी से यहां वहां घूम रही थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। साला लियू झेनबंग तो और भी ज्यादा भड़का हुआ था। वो अपने फोन को देखकर गालियां बक रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। और दू फैमिली में मेरा वो तथाकथित बाप दू चंगमिंग मेरी नई पोस्ट देखकर अब अपनी कुर्सी पर बैठ ही नहीं पा रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना कुछ पता होगा। जवानी के दिनों में उसने जो गंदे काम किए थे, अगर वो बातें दादाजी को पता चल गईं तो कम से कम उससे उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, और अगर बात ज्यादा बिगड़ी तो उसे सीधा दू फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी टेबल पर रखा हुआ फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर दू जिहान का ही नाम आ रहा था। उधर दू चंगमिंग ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया, और फोन के दूसरी तरफ से तुरंत साले दू जिहान के रोने की आवाज आने लगी। डैड, दू जीटेंग ने तो हद ही कर दी है। उसने ना सिर्फ मेरी माँ की फोटो डालकर झूठी अफवाहें फैलाई हैं, बल्कि वो लियू फैमिली के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बना रहा है। अब पूरा इंटरनेट मुझे गालियां दे रहा है। उसके रोने की इस आवाज ने दू चंगमिंग के गुस्से में आग लगा दी। वो फोन पर चिल्लाया, रोता रह, बस रोना ही आता है तुझे। अब फट रही है तेरी। जब मैंने तुझे कहा था कि अपनी औकात में रह, तब तो तुझे लियू रुयान के साथ लाइव स्ट्रीम करके सच्चा प्यार दिखाना था और जानबूझकर दू जीतंग को उकसाना था। एक सीधा इंसान भी जब हद से ज्यादा परेशान हो जाए तो वो भी पलटकर वार करता है। अब देख, तूने उसे किस हद तक मजबूर कर दिया है। अब कैसे संभालेगा ये सब? दू जिहन गालियां सुनकर एक पल के लिए सुन्न रह गया और फिर और भी जोर से रोने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं और रुयान तो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। सच्चा प्यार गया भाड़ में। दू चंगमिंग ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और गाली बक दी। तुझे अपनी औकात नहीं पता क्या? तू एक नाजायज औलाद है। क्या तेरी असलियत इस जांच पड़ताल का सामना कर पाएगी? अब जब दू जीतर ने तेरी कमजोरी पकड़ ली है तो तू अभी भी सच्चे प्यार का रोना रो रहा है। दू जिहन को बहुत बुरा लग रहा था। क्या मेरी मर्जी थी एक नाजायज औलाद बनने की? दू जीतंग के पास दू फैमिली के 20% शेयर्स हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुझे शेयर्स भी चाहिए? दू चंगमिंग का गुस्सा और भी भड़क गया। वो शेयर्स उसकी माँ ने उसके लिए छोड़े थे। अगर तुझमें इतनी ही हिम्मत है तो जा अपनी माँ से मांग ले। अब तू चाहे जो भी तरीका अपनाए, तुझे दू जीतन से वो पोस्ट डिलीट करवानी होगी और मामला शांत करवाना होगा, वरना तेरा जो भी बैकअप है, तेरा जो भी नाम है, मैं किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। इतना बोलकर खट की आवाज के साथ दू चंगमिंग ने फोन काट दिया। दू जिहन अपना फोन पकड़े हुए खौफ से कांप रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और तुरंत लियू रुयन को कॉल लगा दिया। फोन उठते ही वो फिर से रोने लगा। रुयन, मुझे बहुत डर लग रहा है। लियू रुयन का दिल तुरंत बैठ गया। उसने पूरी हमदर्दी के साथ उसे तसल्ली दी। जिहन, डरो मत, मैं हूं ना। मैं अभी दू जीतंग के पास जाती हूँ। मैं तुम्हें किसी भी हाल में बेइज्जत नहीं होने दूंगी। लेकिन दू जिहन ने सिसकते हुए कहा, रुयन, तुम जीतन भाई को परेशान मत करना। मुझे बस इस बात की टेंशन है कि इसका असर लियू फैमिली पर ना पड़े। जब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता, मैं हर तरह की बेइज्जती सहने को तैयार हूँ। साले की इन बातों ने लियू रुयन के दिल पर सीधा वार किया। वो दांत पीसते हुए उसे प्यार से पुचकारने लगी, जिहन, तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे अब और ये सब पागलपन नहीं करने दूंगी। फोन काटने के बाद लियू रुयन की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा था। उसने अचानक से रेस पर पूरा पैर दबाया और एक काले रंग की बेंटले गाड़ी हवा की रफ्तार से दौड़ पड़ी। कुछ ही मिनटों बाद गाड़ी एक झटके के साथ विला के दरवाजे पर आकर रुकी। उसने कार का दरवाजा भी बंद नहीं किया और सीधे सीढ़ियां चढ़ते हुए चिल्लाई, डू जीतेंग, बाहर निकल। किन बटलक भागते हुए उसके पीछे आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैडम,
दामाद जी घर पर नहीं है। लियू रुयन के कदम वहीं रुक गए। उसने मुड़कर गुस्से से पूछा, वो कहाँ गया है? चिन बटलर ने अपना सिर हिलाया। दामाद जी सुबह से निकले हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। लियू रुयन का चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ गया। उसने अपना फोन निकाला और मुझे कॉल लगाया, लेकिन फोन के उस पार से सिर्फ ठंडी टू टू की आवाज आ रही थी। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। धत तेरे की, लियू रुयन ने धीरे से गाली दी। तभी उसे अचानक मेरे मैनेजर ली क्वांग की याद आई। उसने तुरंत उसका नंबर निकाला और कॉल लगा दिया। उस वक्त मैं आराम से एक हाथ में चिप्स खा रहा था और दूसरे हाथ से टैबलेट स्क्रॉल कर रहा था। मैंने देखा कि ली क्वांग अपने फोन की स्क्रीन पर प्रेसिडेंट लियू लिखा देखकर खौफ से कांप रहा था। मैंने एकदम मजे में पूछा, क्या उस धोखेबाज लियू का कॉल आ रहा है? ली क्वांग ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ हाँ, उसी का है। क्या मैं फोन उठाऊं? मैं टैबलेट पर नजरें गड़ाए ही मजे में बोला, हाँ उठा ले, क्यों नहीं उठाएगा। बस उसे इतना बोल देना कि अगर वो मुझसे स्टेटमेंट दिलवाना चाहती है तो ठीक है, बस ये देखना होगा कि वो इसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है। अगर कम पैसे दिए तो आकर मेरा दिमाग खराब ना करे। ली च्युआंग ने घबराहट में अपना थूक निगला और कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव कर लिया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से लियू रुयन की गुस्से में भरी आवाज आई, ली क्युआंग, दू जी टैंग कहाँ है? उसे अभी के अभी फोन दो, अभी के अभी। ली क्युआंग ने खुद को संभाला और अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए मेरी सिखाई हुई बात बोली, प्रेसिडेंट लियू, मुझे सच में बहुत अफसोस है, लेकिन मिस्टर दू ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है कि अगर आप उनसे कोई पोस्ट करवाना चाहती हैं तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने पैसे दे सकती हैं। ये बोलने के बाद इससे पहले कि लियू रुयन कुछ और बोल पाती, उसने झटके से फोन काट दिया और अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेने लगा। साफ दिख रहा था कि उसकी बहुत बुरी तरह से फटी हुई थी। मैंने उसकी ये हालत देखी और एक हंसी छोड़ी। इतनी भी फटने वाली क्या बात है? क्या वो तुझे कच्चा चबा जाएगी? ली क्वांग ने अपना मुंह लटकाते हुए सिर हिलाया। मिस्टर डू, वो प्रेसिडेंट लियू हैं। वो इस वक्त शायद आपसे और मुझसे भयंकर वाली नफरत कर रही होंगी, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? मैंने अपनी नजरें उठाईं। मेरी आंखों में खूंखार चमक थी। वो मुझसे कोई 1-2 दिन से नफरत नहीं कर रही है। क्या वो साले डू जिहान से प्यार नहीं करती? क्या वो अपनी लियू फैमिली को बचाना नहीं चाहती? तो फिर मैं भी देखना चाहता हूं कि वो इन सब चीजों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। ली क्युआंग मेरे पास आकर बैठ गया। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। मिस्टर दू, क्या आप सच में प्रेसिडेंट लियू से पंगा लेने वाले हैं? मुझे तो उनके नाम से ही घबराहट हो रही है। मुझे उसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उस पर अपना पैर भी रख दूं ना, तो मुझे अपने पैर गंदे होने का डर लगेगा। मैंने आराम से अपना टैबलेट सोफे पर फेंका और उसकी तरफ देखा। ब्रदर ली, तुम मेरे साथ पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से काम कर रहे हो ना? ली क्वांग के बदन में एक झुझुरी दौड़ गई और उसकी नसें एकदम टाइट हो गईं। हाँ, लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मैं धीरे से हंसा। मेरी आवाज एकदम रिलैक्स थी। ब्रदर ली, मुझे तुम्हारा वो पुराना बेखौफ और भौकाल वाला रूप ज्यादा पसंद था। तुम्हारी इस डरपोक शक्ल से तो वो बहुत बढ़िया था। फिर मैंने भी हंसी रोकी और मेरी आंखों में एक पक्का इरादा आ गया। ब्रदर ली, मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में अच्छे से पता है। अब से मेरे साथ वफादारी से काम करो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आग लगा दोगे। शिंघाई एंटरटेनमेंट के नंबर 1 मैनेजर की कुर्सी तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं होगी। ली क्यांग ने मुझे बहुत ध्यान से देखा और जब उसे लगा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, तो उसकी सारी घबराहट और टेंशन एक झटके में गायब हो गई। उसने जोश में आकर अपनी कमर सीधी कर ली। मिस्टर डू, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार जब मैं, ली क्यांग, किसी का साथ देने की ठान लेता हूं तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। आज के बाद मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा और आपके हर इशारे पर काम करूंगा। मैंने सेटिस्फाई होकर अपना सिर हिलाया। ये ली क्यांग बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत नर्म इंसान था। उसकी स्किल्स और नेटवर्किंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी थीं। जब पुराने मेन लीड को पूरे इंटरनेट पर गालियां पड़ रही थीं और फिल्म क्रू वाले उसे टॉर्चर कर रहे थे, तो ये ली क्यांग ही था जिसने पीछे से सब कुछ चुपचाप संभाला था। इसी वजह से मैं उस पर दिल से भरोसा करता था। अब से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, फुल ऐश करेंगे और नोट छापेंगे, और उसमें तुम्हारा हिस्सा पक्का होगा। ये सुनकर ली क्यांग के अंदर जैसे आग लग गई। वो बोला, हम चुन चुनकर सबकी फाड़ देंगे। उसी वक्त अपने विला में लियू रुयान गुस्से से कांप रही थी। वो लिविंग रूम में यहां वहां चक्कर काटते हुए चिल्लाई, डू जितेंग, अगर तुझ में हिम्मत है ना तो सामने आ। किन बटलर ने उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की। मैडम, आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। हो सकता है कि दामाद जी बस थोड़े टाइम के लिए नाराज हों। लेकिन लियू रुयान ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधे दहाड़ मारी, जाकर पता लगाओ, अभी के अभी पता लगाओ कि डू जितेंग कहाँ छुपा है। किन बटलर ने तुरंत सिर झुकाया। जी मैडम, मैं अभी किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजता हूँ। अगले दिन एक सुकून भरी नींद के बाद मैं शीशे के सामने बैठा अपनी उस भयंकर हैंडसम शक्ल को निहार रहा था। इतनी किलर शक्ल होने का भी क्या फायदा हुआ बेचारे को। वो पुराना मेन लीड हमेशा एक बेचारों वाली और लो प्रोफाइल जिंदगी जीता रहा, बिल्कुल एक कमजोर इंसान की तरह जिसे कोई भी अपने इशारों पर नचा सकता था।
लेकिन आज मैं सब कुछ पूरी तरह से बदलने वाला हूँ। मैंने अपने लिए एक एकदम खूंखार और अटैकिंग लुक सेट किया। मेरे बाल एकदम शार्प सेट थे, मेरी आईब्रोज किसी तलवार जैसी लग रही थीं और मेरे हर एक मूव में एक दानव जैसा भौकाल झलक रहा था। फिर मैंने अलमारी में टंगे उन फीके और बोरिंग कपड़ों पर नजर डाली और मेरी त्योरियां और भी ज्यादा चढ़ गईं। मैंने अपना फोन उठाया और कुछ बड़े लग्जरी ब्रांड्स के मैनेजर्स को कॉल घुमा दिया। मेरे अपार्टमेंट में इसी सीजन के नए मेंस कपड़ों का एक कलेक्शन भिजवा दो। मुझे एकदम भड़कीले और भौकाल वाले डिजाइन चाहिए, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके ले आओ। मैनेजर ली, तुम्हारे ब्रांड ने जो नए हाई एंड सूट लॉन्च किए हैं उनके 2 सेट ले आना। कलर एकदम ब्राइट होना चाहिए और कपड़ा एकदम टॉप क्लास। फोन पर सभी मैनेजर्स ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। फोन करते ही उन्होंने डिलीवरी लगवाने की तैयारी शुरू कर दी। 1 घंटे से भी कम टाइम में मेरे सामने कपड़ों की पूरी लाइन लग गई थी। हाई एंड सूट से लेकर लेटेस्ट ट्रेंडिंग कपड़ों तक सब कुछ वहां था। हल्के लग्जरी सेट से लेकर मैचिंग जूतों और एक्सेसरीज तक किसी चीज की कमी नहीं थी। हर एक कपड़े का अपना अलग ही भौकाल था। मैंने उस कपड़ों के ढेर में थोड़ी देर तक छानबीन की और आखिर में एक एकदम लाल रंग का सूट चुना। तलाक लेना तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, तो जाहिर है मुझे कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो इस जश्न के लायक हो। ये सूट मेरी फिटिंग के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। ये ना सिर्फ मेरे फिगर को एकदम सीधा और कड़क दिखा रहा था, बल्कि मेरे उस आग उगलने वाले एटीट्यूड को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा था। मैंने शीशे के सामने एक चक्कर लगाया और सेटिस्फाई होकर एक स्माइल दी। इस बीच ली कियांग ने गाड़ी का भी इंतजाम कर लिया था। एक काले रंग की बिजनेस कार दरवाजे पर शांति से खड़ी थी। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ली चियांग ने मुझे एक हिडन कैमरा वाला ब्रोच दे दिया। मैंने उसे अपने सूट के कॉलर पर लगा लिया और फिर मजे से अपना फोन निकालकर टी प्लेटफॉर्म खोल लिया। लॉगिन करते ही 99+ मैसेजेस के नोटिफिकेशंस ने मेरी स्क्रीन भर दी। मेरे फॉलोअर्स का नंबर 23 मिलियन पार कर चुका था। सिर्फ एक रात में मेरे 20 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए थे। कमेंट सेक्शन में फैंस पागलों की तरह मुझे अपना बड़ा धमाका रिलीज करने के लिए कह रहे थे, इसलिए मैंने बिना सोचे तुरंत लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी। लाइव शुरू होते ही टी प्लेटफॉर्म के सर्वर्स पूरे 3 मिनट के लिए हैंग हो गए। इसके तुरंत बाद लाइव स्ट्रीम में लोगों की भीड़ लाखों से सीधा मिलियन क्रॉस कर गई। कमेंट्स इतनी स्पीड से भाग रहे थे कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। उन्होंने पूरी स्क्रीन को ही ढक लिया था। कैमरे के फ्रेम में मेरा लुक एकदम कातिलाना लग रहा था। लाल रंग का सूट पहने हुए मैं उस पुराने, डरपोक और छुपकर रहने वाले घर जवाई से एकदम अलग लग रहा था। मैंने कैमरे की तरफ देखकर एटीट्यूड से अपनी ठुड्डी उठाई और एकदम रिलैक्स आवाज में बोला, हेलो एवरीवन। कमेंट सेक्शन में तुरंत बम फट गया। मुझे गालियां देने वाले और मजे लेने वाले लोग आधे आधे बटे हुए थे। मैंने उन फालतू की आवाजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी उंगलियां आराम से स्क्रीन पर स्वाइप कर रही थीं, लेकिन मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो किसी एटम बम से कम नहीं थे। आज लाइव आने का कोई खास मकसद नहीं है, बस तुम लोगों के साथ एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज शेयर करनी थी। मैं लियू रुयान से तलाक लेने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग भी अपनी आंखें खोलकर सच देख लो, ताकि कोई भी फालतू इंसान मेरे ऊपर कीचड़ ना उछाल सके। मैं थोड़ा रुका और मेरी आवाज अब और भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। वो धोखेबाज औरत इसी लायक है कि उसे सरेआम जूतों से मारा जाए, खासकर वो औरतें जो शादीशुदा होने के बाद भी किसी तीसरे के साथ चक्कर चलाती हैं और फिर अपने पति पर ही झूठा इल्जाम लगाती हैं। ऐसी औरतों के तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, वो भी कम है। मेरे इतना बोलते ही लाइव स्ट्रीम में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर कमेंट सेक्शन पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। बाप रे, क्या वो सच में शादीशुदा है? तो क्या दू जिहान ही वो घर तोड़ने वाला तीसरा है? मैं तो पहले इन दोनों की जोड़ी का फैन था, अब मुझे सच में घिन आ रही है। बेशक कुछ लोग अभी भी मेरा मजाक उड़ने का इंतजार कर रहे थे। अब देखते हैं कि लियू रुयान आती है या नहीं। अगर वो नहीं आई तो ये खुद के ही मुंह पर तमाचा मारेगा। मैं पूरे रास्ते एकदम शांत रहा और इंटरनेट के इस ड्रामे को और बढ़ने दिया। कुछ ही देर में गाड़ी सिविल रजिस्ट्री ऑफिस के दरवाजे पर आकर आराम से रुक गई। मैं अपना लाल सूट पहने हुए बाहर निकला और पलक झपकते ही वहां खड़े हर इंसान की नजरें मुझ पर टिक गईं। फिर मैंने सबके सामने अपने फोन में लियू रुयान का नंबर ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाला और सीधा उसे कॉल लगा दिया। फोन के उस पार से बस टू टू की ठंडी आवाज आती रही। फोन काफी देर तक बजा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। मैंने अपनी त्योरियां चढ़ाईं और लगातार 2 बार और कॉल किया, लेकिन नतीजा वही रहा। और उस वक्त लियू फैमिली और डू फैमिली के घरों में भूचाल आया हुआ था। लियू फैमिली के लोग मेरे लाइव स्ट्रीम को घूर रहे थे और उनके चेहरे गुस्से से नीले पड़ गए थे। लियू ज़ेनहुआ ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। इस साले डू जितेंग की इतनी हिम्मत, ये लाइव आकर हमारी बेइज्जती कर रहा है। वोंग चुई ने भी गंभीर आवाज में कहा, रुयेम को कहीं छुपा दो। वो चाहे जो भी ड्रामा करे, उसे सामने नहीं आना चाहिए। जब उसका ये नाटक खत्म हो जाएगा तो दुनिया यही कहेगी कि उसने ये सब अटेंशन पाने के लिए खुद ही रचा था। और लियू रुयन,
लाइव में मुझे देखकर तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। जाहिर है वो फ़ोन नहीं उठाने वाली थी और वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि अगर वो सामने आ गई तो दू जिहन के उस तीसरे इंसान वाले सच पर मुहर लग जाएगी। लाइव स्ट्रीम में जब लोगों ने देखा कि मेरे कई बार कॉल करने पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मेरा मजाक उड़ाने वालों की बाढ़ आ गई। हा, मैंने कहा था ना, ये सब फेक है। प्रेसिडेंट लियू इसे भाव ही नहीं देती। मुझे तो पहले से पता था कि ये सब इसका खुद का रचा हुआ ड्रामा है। अब पड़ गया ना मुंह पर तमाचा। अब देखते हैं ये क्या बहाना बनाता है कि प्रेसिडेंट लियू क्यों नहीं आ पाई। इतनी जल्दी बेइज्जती हो गई। डू जितेंग को तो अब यहां से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लाइव स्ट्रीम में मेरा मजाक उड़ाने की आवाजें और भी तेज हो गई थीं। सब कह रहे थे कि लियू ग्रुप मुझे घास भी नहीं डालता और मैं बस ढोंग कर रहा हूं। लेकिन मेरे चेहरे पर अभी भी कोई टेंशन नहीं थी। मैंने मजे से अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और सीधा एक नया पोस्ट टाइप करने लगा। मैंने @लियू रुयन, @लियू ज़ेनहुआ, @वोंगचुई और लियू फैमिली के हर एक इंसान को टैग किया। तो तुम लोग नहीं आ रहे हो, सही है, कोई बात नहीं, बस बात में आकर रोना मत। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने तुरंत @डू जिहान को भी टैग कर दिया। एक घर तोड़ने वाला छपरी हमेशा छपरी ही रहता है। देख लिया ना, तुम्हारी औरत तुमसे कितना प्यार करती है। उसने तुम्हें सिर्फ एक छुपकर रहने वाले तीसरे की जगह दी है। मैं अपनी जगह तुम्हारे लिए खाली कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं है उसे संभालने की। तुम अपनी पूरी जिंदगी ना बस अपनी माँ की तरह ही गुजारोगे, कभी सीना तान कर लोगों के सामने नहीं आ पाओगे। पोस्ट टाइप करने के बाद मैंने सीधा उसे टॉप पर पिन कर दिया। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन लियू फैमिली की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। मैंने फिर से लियू फैमिली के हर एक मेंबर को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन या तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया या फिर मुझे सीधा ब्लॉक कर दिया गया था। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया, लेकिन लियू रुयन की कोई परछाई तक नहीं दिखी। अब लाइव स्ट्रीम में गालियां और ताने अपने पीक पर थे और पूरा इंटरनेट यही मान रहा था कि ये सब मेरा अपना रचा हुआ ड्रामा है। हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट लियू पक्का नहीं आने वाली। डू जितेंग अब ये एक्टिंग बंद कर और यहां से दफा हो जा। सबका टाइम वेस्ट कर रहा है। साला फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक शक करना शुरू कर दिया, क्या इसके पहले वाले शेयर्स और वो कर्ज की रसीद भी नकली थीं? जब इंटरनेट वाले पागलों की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं अभी भी एकदम शांत और रिलैक्स था। क्या लियू फैमिली को लगता है कि वो सामने ना आकर गेम पलट देंगे? मेरे पास उन्हें ठिकाने लगाने के 100 तरीके हैं। अगले ही पल मैंने अपने फोन को सूट में लगे कैमरे से कनेक्ट किया और सीधे सिविल रजिस्ट्री ऑफिस के हॉल की तरफ कदम बढ़ा दिए। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग एकदम सुन्न रह गए। कमेंट्स की स्पीड अचानक से थम गई। ये क्या करने जा रहा है? पागल हो गया है क्या? अकेला ऑफिस के अंदर जा रहा है? क्या ये अकेले ही तलाक के पेपर साइन करने वाला है? मैं पूरे भौकाल के साथ हॉल के अंदर घुसा और सीधा शादी वाले काउंटर का टोकन ले लिया। फिर मैं आराम से लाइन में खड़ा हो गया। लाइव स्ट्रीम में तो जैसे बम फट गया। अबे साले, ये शादी वाले काउंटर पर क्या करने जा रहा है? ये तो नहीं हो सकता। क्या ये किसी रैंडम इंसान को पकड़कर शादी करने वाला है? भाई इसका दिमाग हिल गया है क्या? जल्दी ही मेरा नंबर आ गया। मैं उस काउंटर के सामने गया और अपना ID कार्ड उन्हें पकड़ा दिया। वहां बैठी स्टाफ ने उसे लिया और अपनी रेगुलर टोन में पूछा, क्या आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाए हैं? शादी के लिए दोनों लोगों का यहाँ होना जरूरी है और साथ ही ओरिजिनल ID कार्ड और फैमिली रजिस्टर भी चाहिए। लेकिन मैंने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और फिर पलके उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में पलक झपकते ही आंसुओं की एक परत आ गई और मेरे चेहरे पर एक बहुत ही असली लगने वाली उदासी छा गई। मुझे शक है कि मेरे मैरिटल स्टेटस में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या आप प्लीज मुझे इसे चेक करने में मदद कर सकती हैं? स्टाफ वाला एकदम कंफ्यूज लग रहा था। मैंने तुरंत थोड़ा आगे की तरफ झुका और अपनी आवाज नीची करके बोला, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मेरी बीवी ने शादी से पहले मुझसे करोड़ों का उधार लिया था और शादी के बाद उसके घर वालों ने मुझे अपना दामाद मानने से ही इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी आवाज को भर्राते हुए कहा, मेरी बीवी बाहर सबके सामने बोलती है कि उसकी शादी नहीं हुई है और पिछले 6 महीने से वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक मेल स्टार के साथ खूब मजे उड़ा रही है। उन दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई है कि मैं एक तीसरा इंसान हूं और अब पूरा इंटरनेट मुझे गालियां दे रहा है। मेरी जिंदगी एकदम झंड हो गई है। मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि मेरा मैरिज सर्टिफिकेट असली भी है या नहीं। मेरे इतना बोलते ही वो स्टाफ वाला एकदम सन्न रह गया। सर, क्या आप किसी पिग बुचरिंग स्कैम के शिकार हो गए हैं? करोड़ों रुपए। लाइव स्ट्रीम देखने वाले सब लोग पलक झपकते ही एकदम शांत हो गए। मैंने जोर से अपना सिर हिलाया। मुझे भी यही लग रहा है। स्टाफ वाला एकदम सीरियस हो गया। सर, ये कोई छोटी बात नहीं है, करोड़ों का मामला है, आप पुलिस को कंप्लेंट कर दीजिए। मैंने फिर से सिर हिलाया। मैं ये सर्टिफिकेट लेकर सीधा पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा। स्टाफ वाले ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं। उसकी आवाज में पूरा गुस्सा था। ये पिग बुचरिंग स्कैम वाले यही तरीका अपनाते हैं।
वो आप जैसे अमीर लड़कों का पैसा लूट लेते हैं। बगल वाले काउंटर के स्टाफ भी मेरी तरफ हमदर्दी से देखने लगे। आप बेफिक्र रहिए, कानून आपके हकों की पक्का रक्षा करेगा। तभी स्टाफ वाले ने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और सिस्टम में मेरा आईडी नंबर डाला। कुछ ही पलों बाद उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। सर, आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी का नाम लियू रुयान है। मैंने जोर से सिर हिलाया। मेरी आंखों में पूरा एहसान था। मेरा मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी किसी वकील के पास जाता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भला स्टाफ ना सिर्फ मेरा सर्टिफिकेट प्रिंट करेगा बल्कि सिस्टम में सेव मैरिज सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी मुझे निकाल कर दे देगा और उस पर बहुत ही अच्छे से सिविल रजिस्ट्री ऑफिस की ऑफिशियल स्टैम्प भी लगा दी। सर, आप ये सब ले जाइए। चाहे आपको अपना हक मांगना हो या फिर सच सामने लाना हो, ये सब कानूनी तौर पर वैलिड है। उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने वो सर्टिफिकेट्स लिए। मेरी आंखें लाल हो गई थीं और मैंने उस स्टाफ वाले के सामने एक गहरा सिर झुकाकर इज्जत दी। लेकिन जैसे ही मैं मेन गेट से बाहर निकला, मेरी स्माइल इतनी भौकाल और खतरनाक थी कि पूछो मत। मैंने अपने हाथ में पकड़े मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी को सीधा कैमरे के सामने कर दिया ताकि हर एक डिटेल एकदम साफ साफ दिखाई दे। सब लोग अपनी आंखें खोलकर देख लो, ये सिविल रजिस्ट्री ऑफिस का ऑफिशियल सर्टिफिकेट है जो पूरी तरह से लीगल है। मेरा और लियू रुयान का रिश्ता देश के कानून ने माना है और जो लोग इसके फर्जी होने पर शक कर रहे हैं वो असल में देश और कानून पर सवाल उठा रहे हैं। लाइव स्ट्रीम में पलक झपकते ही एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो लोग पागलों की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे थे उनके कमेंट्स एकदम से रुक गए और अगले ही सेकंड कमेंट्स किसी सुनामी की तरह वापस टूट पड़े और पूरा इंटरनेट भयंकर तरीके से ब्लास्ट हो गया। अबे साले, ये तो सच है। सिविल रजिस्ट्री ऑफिस की स्टैम्प वाला सर्टिफिकेट तो फर्जी नहीं हो सकता ना। ये लियू रुयान कितनी बड़ी धोखेबाज औरत है। इसने अपनी शादी छुपाकर धोखा दिया और उल्टे अपने पति पर ही कीचड़ उछाल दिया। डूजिहान कितना घिनौना है। इतने टाइम से एक भोला इंसान बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन असल में वो एक घर तोड़ने वाला तीसरा है। इंटरनेट का माहौल पूरी तरह से पलट गया और ट्रेंडिंग लिस्ट पर किसी रॉकेट की स्पीड से मेरा कब्जा हो गया। लेकिन लाइव स्ट्रीम में इस पलटते हुए माहौल को देखकर मैंने बस एक ठंडी स्माइल दी। सिर्फ इतने पक्के सबूतों से क्या होने वाला है। दू फैमिली और लियू फैमिली के उन पुराने बेशरम बुड्ढों के लिए इसका खौफ अभी काफी नहीं है। मैं सिविल रजिस्ट्री ऑफिस से मुड़कर वापस चल पड़ा। असली भौकाल वाला खेल तो अब शुरू हुआ था। मैं गाड़ी में बैठा और मेरा फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर शू जिंगिया का नाम था। मैंने अपनी त्योरियां चढ़ाईं और कॉल उठा लिया। फोन के उस पार से उसकी भारी आवाज आई। क्या तुम्हें लियू फैमिली पर दबाव डलवाने में मेरी मदद चाहिए? मैं लोगों को लियू ग्रुप के पार्टनर से बात करने के लिए कह सकती हूँ ताकि लियू रुयान मजबूर होकर तुमसे मिलने आए। लेकिन मैंने एक हल्की सी हंसी छोड़ी। एकदम रिलैक्स आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं। जबरदस्ती का काम मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो तब मजा आता है जब सामने वाला घुटने टेक कर मुझसे मिलने की भीख मांगे। फोन काटने के बाद मेरी आंखों में एक चमक थी और अंदर पूरा बवाल मचाने की एक्साइटमेंट भरी हुई थी। ड्राइवर ने मुझसे पूछा, मिस्टर दू, अब कहाँ जाना है? मैंने सीधा बोला, सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो। गाड़ी ने तुरंत टर्न लिया और सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ दौड़ पड़ी। मेरे मुंह से नौकले सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो शब्द सुनते ही लाइव स्ट्रीम की हाइप फिर से आसमान फाड़ने लगी। सर्वर्स तीसरी बार क्रैश होने की कगार पर आ गए और पूरी स्क्रीन पर कमेंट्स इतने भर गए कि कुछ दिखना ही बंद हो गया। सच में वो सिक्योरिटी ब्यूरो जा रहा है? ये तो जान की बाजी लगा रहा है। 400 मिलियन का पिग बुचरिंग फ्रॉड। लियू फैमिली जैसे पुराने अमीर खानदान की इज्जत की तो सरेआम धज्जियां उड़ गईं। अगर बात सिक्योरिटी ब्यूरो तक पहुंच गई तो लियू फैमिली के पास चाहे कितनी भी पावर हो, वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। उसी वक्त लियू फैमिली के विला में लियू झेनहुआ लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन को घूर रहा था। उसका वो रुतबे वाला चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया था। खासकर जब उसने पिग बुचरिंग फ्रॉड वाले शब्द सुने तो उसके होंठ बुरी तरह से फड़कने लगे। सिविल रजिस्ट्री ऑफिस की स्टैंप लगा हुआ वो सर्टिफिकेट किसी भारी हथौड़े की तरह था जिसने लियू फैमिली के सारे बहानों को चकनाचूर कर दिया था। ये साला कलंक, उसने धीरे से गाली बकी। लेकिन उसके बगल में खड़ी वांग कुई अभी भी पागलों की तरह गालियां दे रही थी। ये साला कुत्ता एकदम बेकाबू हो गया है। रुयान को अभी के अभी इससे तलाक लेना पड़ेगा और इसे बिना एक पैसे के घर से बाहर निकालना होगा। वो गालियां देते देते इतनी जोश में आ गई कि उसे लियू झेनहुआ की आंखों में बढ़ता हुआ वो खतरनाक गुस्सा नजर ही नहीं आया। अगले ही पल लियू झेनहुआ ने झटके से टेबल पर रखा हुआ फाइलों का फोल्डर उठाया और उसे वांग छुई के ऊपर जोर से दे मारा। एक नंबर की बेवकूफ, वो दहाड़ा।
क्या तुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है? डुजितेंग ने तो अब आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। उसे तलाक से कोई डर नहीं है। तुझे क्या लगता है कि तलाक से कौन डर रहा है? वो लियू फैमिली है, वो लियू रुयान है। वांग कुई ने अपना कंधा पकड़ लिया, लेकिन अभी भी हेकड़ी दिखा रही थी। उससे क्या डरना? जब मैं उससे मिलूंगी तो मैं पक्का उसका मुंह नोच लूंगी। लियू जेन हुआ ने एक ठंडी स्माइल दी। जाकर ट्राई कर ले। अगर उसमें सिविल रजिस्ट्री ऑफिस जाकर बवाल करने की हिम्मत है तो वो सिक्योरिटी ब्यूरो जाकर भी टहलका मचा सकता है। तुझे क्या लगता है कि उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है? करोड़ों का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, कर्ज की रसीद, शेयर्स के सबूत, हर एक चीज लियू फैमिली को बर्बाद करके पाताल में धकेल सकती है। उसकी बात खत्म होते ही लाइव स्ट्रीम में ड्राइवर की आवाज आई, मिस्टर ड्यू, सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो आ गया है। लियू जेनहुआ का दिल एक झटके में बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथों से लियू रुयान को कॉल लगाया और गुस्से में चिल्लाया, तू कहाँ है? अभी के अभी सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो जा और डुजितेंग को रोक। वो सच में पुलिस कंप्लेंट करने पहुंच गया है। तेरी वजह से लियू फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। फोन के दूसरी तरफ लियू रुयान भी अपनी गाड़ी में बैठी हुई लाइव स्ट्रीम देख रही थी। गुस्से ने काफी पहले ही उसके सोचने समझने की ताकत छीन ली थी। वो दांत पीसते हुए बोली, मैं अभी सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो के रास्ते में ही हूँ। फोन झटके से काटते हुए उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से एक मुक्का मारा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो आदमी कभी उसके हर एक इशारे पर नाचता था, वो अचानक से इतना खूंखार और बेरहम बन जाएगा। उसी वक्त मैं सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो के मेन हॉल में पहुंच चुका था। मैं सीधा रिपोर्टिंग काउंटर के पास गया और मेरे चेहरे का सारा एटीट्यूड और भौकाल एक पल में गायब हो गया। उसकी जगह एक बहुत ही बेचारी और लाचार वाली शक्ल ने ले ली। मेरी आंखें लाल हो गईं और मेरी आवाज में एकदम असली लगने वाली रुलाई थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और शादी के नाम पर धोखा दिया गया है। मेरे इतना बोलते ही काउंटर पर बैठे पुलिस वाले ने तुरंत रजिस्टर निकाला और एकदम सीरियस टोन में मुझसे पूछा, सर प्लीज आप शांत हो जाइए और धीरे धीरे बताइए कि आखिर मामला क्या है। मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने दुख को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे मेरी बीवी ने धोखा दिया है। उसने शादी से पहले मुझसे 300 मिलियन से ज्यादा का फ्रॉड किया है। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए मैं आप लोगों से मदद मांगने आया हूँ। 300 मिलियन से ज्यादा? पुलिस वाला पलक झपकते ही शून्य रह गया। उसके हाथ का पेन हवा में ही रुक गया। उसने मामले को जरा भी हल्के में नहीं लिया और तुरंत खड़ा हो गया। सर, आप प्लीज इस तरफ आइए। वेटिंग रूम में चलकर आराम से बताइए। हमारे सीनियर ऑफिसर अभी आ रहे हैं। बहुत ही जल्द बड़े फाइनेंशियल क्राइम्स को हैंडल करने वाली एक डिप्टी चीफ वहां भागती हुई आई। वेटिंग रूम में मैं सोफे पर बैठा हुआ था। मेरे आंसू लगातार गिर रहे थे और मैं रोते हुए इतना कांप रहा था कि मेरे कंधे हिल रहे थे। लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकल रही एक एक बात एकदम साफ और लॉजिकल थी। फिर मैंने अपना फोन निकाला और पहले से तैयार किए गए सारे सबूत खोल ली। मैं रोते हुए एक एक करके उन्हें दिखा रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आप खुद देखिए, ये वो बैंक ट्रांसफर्स और शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैंने लियू फैमिली में इन्वेस्ट किए थे। और ये लियू रुयान की अपने हाथों से लिखी हुई कर्ज की रसीद है, जिस पर उसके साइन और लियू फैमिली की ऑफिशियल स्टैंप लगी है। उन लोगों ने मेरा पूरा पैसा हड़प लिया और अब वो लोग मेरी इज्जत को भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। अगर ये शादी के नाम पर धोखा नहीं है तो और क्या है? क्या ये फ्रॉड नहीं है? मेरे पास सारे पक्के सबूत हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। डिप्टी चीफ ने मेरे हाथ से वो सारे सबूत लिए और एक एक करके उन्हें चेक करने लगी। वो जितना देख रही थी उसका चेहरा उतना ही सीरियस होता जा रहा था। शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट, कर्ज की रसीद, मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट और यहां तक कि साले दू जिहान और लियू रुयान की उन क्लोज चैट्स के स्क्रीनशॉट्स, इंटरनेट की गालियों का रिकॉर्ड, हर एक चीज एकदम साफ थी और सब एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत ही सॉलिड सबूतों की चेन बना रहे थे। हर एक चीज एकदम क्लियर और पक्की थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई, जिसने सबूतों की एक पूरी चेन बना दी थी। उसने सबूतों को नीचे रखा और एकदम सीरियस होकर मुझसे बोली, मिस्टर डू, आप बेफिक्र रहिए। इस तरह के घटिया फ्रॉड और शादी के नाम पर धोखेबाजी वाले केस को हमारी पुलिस बहुत सीरियस लेगी और हम तुरंत केस फाइल करके जांच शुरू करेंगे। आपने जो सबूत दिए हैं वो एकदम पक्के हैं। अगर जांच में ये सच निकले तो हम कानून के हिसाब से उन पर क्रिमिनल केस चलाएंगे। हमारी सलाह है कि आप जल्दी से जल्दी एक वकील कर लें ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा बच सके। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। थैंक यू डिप्टी चीफ, मैं पक्का आपकी जांच में पूरा सपोर्ट करूंगा। ठीक उसी वक्त रेस्ट रूम का दरवाजा झटके से खुला और लियू रुयान हांफती हुई अंदर घुस आई।
उसने मुझे सोफे पर आंसुओं से भरी आंखों के साथ बैठे हुए देखा तो उसकी आंखों में तुरंत आग लग गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, डू जीतोंग, तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? अभी के अभी मेरे साथ चलो और अपनी ये कंप्लेंट वापस लो। मैंने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा। मेरे चेहरे के आंसू तुरंत सूख गए और मेरी आंखों में बस एक खतरनाक मजाक और बेरुखी रह गई। बॉस लियू, अब तुम्हें मेरी याद आ गई? पहले कहाँ गायब थी? तुम चाहती हो कि मैं कंप्लेन वापस ले लूं? ठीक है, ले लूंगा। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें पूरा भौकाल था। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे 300 मिलियन मुझे ब्याज के साथ वापस करो, फिर सबके सामने मुझसे माफी मांगो और मान लो कि तुमने और उस कमीने डू जिहान ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। मेरे कपड़ों पर लगा लाइव स्ट्रीम का कैमरा एकदम उसके उस काले पड़े हुए चेहरे पर फोकस था और मेरी बात सुनकर उसकी ऐसी बोलती बंद हुई कि उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो बस वहां खड़े पुलिस वालों की घूरती हुई नजरों को महसूस कर रही थी। उसे पता था कि आज का ये बवाल अब इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। डिप्टी चीफ और कुछ पुलिस वाले बस हमें रोकने के लिए आगे आने ही वाले थे कि लियू रुयान उन लोगों की तेज नजरों से घबरा गई। उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की। अपना गुस्सा दबाते हुए वो फुसफुसाई, डू जीतोंग, इस बारे में हम घर चलकर बात करेंगे, यहाँ सबके सामने तमाशा मत बनाओ। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने मेरी आस्तीन को छुआ, मैंने झटके से उसका हाथ झटक दिया। अगले ही पल चटाक की एक करारी आवाज गूंजी। मैंने खींचकर एक तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। मेरा हाथ इतना भारी था कि उसका आधा चेहरा ही घूम गया और उंगलियों के निशान तुरंत उसके गाल पर छप गए। मैंने अपने सुन पड़े हाथ को झटका, अपनी कमर पर हाथ रखा और पूरा भौकाल दिखाते हुए चिल्लाया, निकल यहां से। इंटरनेट पर तो तुम और वो साला डू जिहान बहुत नौटंकी कर रहे थे ना? डू फैमिली ने स्टेटमेंट देकर कहा कि वो सिर्फ उसी साले को मानते हैं और तुम्हारी लियू फैमिली भी उस तीसरे इंसान को सपोर्ट कर रही थी। क्या हुआ? अब मेरे सामने आकर वो सारी बकवास कबूल करने की औकात नहीं रही। आसपास खड़े सारे पुलिस वाले सन्न रह गए और लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में तो बस मजे ही मजे चल रहे थे। एकदम मस्त मारा। लियू रुयान का चेहरा तवे की तरह काला पड़ गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन होने की वजह से वो भड़क नहीं पा रही थी। उसने बस अपने दांत पीसते हुए मुझे धमकी दी, डू जीतोंग, मुझसे ये फालतू की बातें मत करो। अगर तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हें ये बवाल करना है तो फिर मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें कोई चांस नहीं दिया। लेकिन मैंने एक खतरनाक स्माइल दी। मुझे रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा था। मैंने उल्टे हाथ से एक और तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। चटाक। ये आवाज पहले वाले से भी ज्यादा तेज थी। तमाशे की ऐसी की तैसी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अभी के अभी तलाक देने चल रही है या नहीं? इन दो करारे तमाचों ने लियू रुयान का पूरा दिमाग सुन्न कर दिया था। वो मेरी आंखों में दिख रहे उस खतरनाक और बिना छुपे गुस्से को घूरती रही। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रही हो कि वो पुराना डू जीतोंग जो उसकी हर बात मानता था, वो अचानक इतना खतरनाक कैसे बन गया। आखिर में उसके गले से थूक निगलने की आवाज आई और उसने अपने दांतों के बीच से कुछ लफ्ज बाहर निकाले, तलाक दूंगी। मैंने थोड़ी देर हैरानी का नाटक किया और फिर एक ठंडी हंसी हंसा। तुरंत मैंने अपनी छाती पर लगे कैमरे को लियू रुयान के लाल और नीले पड़े चेहरे की तरफ घुमाया। उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। अगले ही पल मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में मौजूद करोड़ों फैमिली मेंबर्स को देखते हुए एक एक शब्द चीखते हुए कहा, फैमिली वालों, ध्यान से देख लो, यही वो घटिया औरत है जो चिपक कर बैठी है और मुझे तलाक नहीं दे रही। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। मेरी आवाज अचानक तेज हो गई। सिर्फ 2 दिन पहले ये डू जिहान के साथ लाइव आकर अपने प्यार का नाटक कर रही थी। मुझे दूसरी औरत, थर्ड पर्सन बताकर मुझ पर झूठे आरोप लगा रही थी और पूरे इंटरनेट से मुझे गालियां परवा रही थी। क्या आप लोगों ने कभी ऐसी बेशरम और सच्चाई को पूरी तरह से पलट देने वाली कोई घटिया औरत देखी है? इस बात ने लाइव स्ट्रीम में आग लगा दी। कमेंट्स इतनी तेजी से आ रहे थे कि स्क्रीन धुंधली हो गई थी और सर्वर फिर से क्रैश होने की कगार पर था। स्क्रीन पर गालियों और मुझे सपोर्ट करने वाले कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी, जो कैमरे को भी डुबो देने वाली लग रही थी। वो इंटरनेट वाले लोग जो अभी 1 सेकंड पहले तक लियू रुयान और डू जिहान की जोड़ी को परफेक्ट कपल मानकर उनके दीवाने हो रहे थे, अब उन्होंने सबसे तेजी से अपनी साइड बदल ली थी और उनके गालियां देने का तरीका पहले से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो गया था। अरे भाई लियू रुयान, तू एक नंबर की डायन है। मैं अंधा था जो तेरी जोड़ी को सपोर्ट कर रहा था। तेरी शर्म कहाँ है? अपने पति के पैसों से अपने आशिक को पाल रही है और उल्टे उसी को कुत्ता बना रही है। अब क्या तू खून की आखिरी बूंद तक चूसना चाहती है जो तलाक नहीं दे रही? सॉरी डू जीतोंग सर, मैं उस घटिया औरत और उस आदमी के धोखे में आ गया था। हम सब आपके तलाक को सपोर्ट करते हैं। इस डायन को सड़क पर लाओ और 300 मिलियन 3 करोड़ ब्याज के साथ वापस लो। ये तो पक्का किलिंग पिग स्कैम, शादी के नाम पर लूट है। ये फ्रॉड मैरिज है। लियू रुयान को जेल में सड़ना चाहिए। दूसरी तरफ लियू रुयान का दिमाग लगभग फट चुका था।
उसके गालों पर अभी भी मेरे थप्पड़ों के वो साफ निशान थे जो लाल और सूजे हुए थे। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसमें किसी भी अमीर खानदान की लड़की वाली कोई इज्जत नहीं बची थी। उसकी नज़रों में मैं अभी भी वही इंसान था जो उससे इतना प्यार करता था कि खुद को भूल चुका था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझ में रत्ती भर भी पछतावा नहीं होगा। उसे सबसे ज्यादा पागल ये बात कर रही थी कि वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी उसे जिस नज़र से देख रही थीं वो किसी खूंखार मुजरिम को देखने जैसी थी। उनकी नज़रों में उसके लिए सिर्फ नफरत भरी थी। तभी मैंने अपने पास खड़े डिप्टी चीफ की तरफ देखा। ऑफिसर, आप सबने देख लिया है, ये वही औरत है जो रोज दूसरे आदमियों के साथ सोती है और मुझे धमकी देती है कि मैं हमारी शादी के बारे में किसी को कुछ न बताऊं। अगर मैंने मुंह खोला तो वो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी और मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। ये सुनते ही वो महिला पुलिसकर्मी जो अभी तक सिर्फ तमाशा देख रही थीं, उनकी नजरें तुरंत सीरियस हो गईं। वो धीरे धीरे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गईं और उन्होंने एक ऐसा घेरा बना लिया जिससे उसके भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। उन चुपती हुई नजरों को महसूस करके लियू रुयान गुस्से से फटने वाली थी। डू जीतोंग, तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने उसे इग्नोर किया और पुलिस के सामने अपनी कंप्लेंट जारी रखी। ऑफिसर, इन्होंने सिर्फ शादी के नाम पर धोखा ही नहीं दिया, चीटिंग ही नहीं की, बल्कि मेरे 300 मिलियन का फ्रॉड भी किया है और अब उल्टे मुझ पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय है। मेरी इन बातों का हर एक शब्द सीधा उसके दिल पर वार कर रहा था। मेरी बात खत्म होते ही एक महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत अपनी कमर से हथकड़ी निकाली। क्लिक की आवाज हुई और इससे पहले कि लियू रुयान कुछ समझ पाती, वो ठंडी हथकड़ी उसकी कलाई में लग चुकी थी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लियू रुयान को जैसे अचानक होश आया और वो पागलों की तरह छटपटाने लगी। डिप्टी चीफ ने एकदम ठंडी आवाज में कहा, मैडम, आप पर किलिंग पिग स्कैम और फ्रॉड का शक है। हमें आपको अरेस्ट करने का पूरा हक है। लियू रुयान गुस्से से दहाड़ी, कैसा फ्रॉड? ये हमारी फैमिली का झगड़ा है, ये पति पत्नी का पर्सनल मामला है। तुम लोग मुझे किस हक से अरेस्ट कर रहे हो? छोड़ो मुझे। फैमिली का झगड़ा? डिप्टी चीफ ने उसकी तरफ एक नजर देखा। उनकी आवाज में कोई रहम नहीं था। मिस्टर डू जीतोंग ने ऑफिशियली कंप्लेन दर्ज कराई है और आप पर किलिंग पिग स्कैम और फ्रॉड का चार्ज लगाया है, जिसका अमाउंट 300 मिलियन तक है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइम है। ये कोई फैमिली का झगड़ा नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस है। कृपया हमारी जांच में कोऑपरेट करें। लेकिन लियू रुयान अभी भी छटपटा रही थी, जबकि 2 महिला पुलिसकर्मियों ने उसे कस कर पकड़ रखा था। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। वो 300 मिलियन डू जीतोंग ने लियू फैमिली में दामाद बनने के लिए अपनी मर्जी से इन्वेस्ट किए थे। तब जाकर मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। उसकी इस आखिरी छटपटाहट को देखते हुए बोला, लियू रुयान, तू इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? मैंने उसे घूरते हुए एक एक शब्द चबाकर पूछा, वो तुम्हारी लियू फैमिली थी जो दिवालिया होने वाली थी। तुम लोग रो रो कर मुझसे शादी की भीख मांग रहे थे, इन्वेस्टमेंट की भीख मांग रहे थे। तुमने खुद लोन का एग्रीमेंट साइन किया था और कंपनी की मुहर लगाई थी। क्या मैं वो एग्रीमेंट और तेरी वो धमकी वाली रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को फिर से सुनाऊं? डू जीतोंग, क्या तू सच में इस तमाशे को ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां से कोई वापसी ना हो? लियू रुयान ने मुझे घूरते हुए कहा। मैंने बस अपने कंधे उचकाए और एक तिरस्कार भरी स्माइल के साथ कहा, जिस दिन तुम लोगों ने मेरे मुंह पर लात रखी थी, उसी दिन से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए थे। फ्रॉड लियू। लियू रुयान ने मुंह खोलकर मुझे गाली देनी चाहिए, लेकिन 2 महिला पुलिसकर्मियों ने उसे जबरदस्ती घसीटकर बाहर कर दिया। मैं अपनी जगह पर खड़ा था, लियू रुयान की उस बेइज्जती और छटपटाहट को देख रहा था। मेरे चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसमें गुरूर भी था और सुकून भी। उसके तुरंत बाद मैंने अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ हल्का सा हिलाते हुए एक ऐसी आवाज में बोला जो ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रही थी, बाय बाय फ्रॉड लियू, तुम्हारी जर्नी अच्छी रहे। अंदर बैठकर अच्छे से सोचना कि तुमने क्या किया है। और जैसा मैंने सोचा था, लियू रुयान जो लगभग हार मान चुकी थी, ये सुनते ही वो फिर से पागलों की तरह छटपटाने लगी। उसने पीछे मुड़कर मुझे एकदम खूंखार नजरों से घूरा। उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। डू जीतोंग, तू बस इंतजार कर। लेकिन मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस अपने कंधे उचका दिए। मैं देखता रहा कैसे महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी पकड़ मजबूत की और उसे पूरी तरह से कॉरिडोर के बाहर खींच लिया। उसकी दहाड़ने की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, जब तक कि वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। तब जाकर मैंने अपनी छाती से कैमरा निकाला और कैमरे को अपनी तरफ करके एक बहुत ही खुशहाल स्माइल दी। फैमिली वालों, डायन को अरेस्ट कर लिया गया है। आज की लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म होती है। आप सब टी प्लेटफॉर्म पर मेरे अकाउंट प्लीज कॉल मी किंग डू जीतोंग को फॉलो करना मत भूलना। मैं कभी भी बड़े राज खोल सकता हूँ। लाइव स्ट्रीम खत्म करने के बाद मैं अपनी कार में बैठा और तुरंत एक पोस्ट टाइप की। अचानक से एहसास हुआ कि पुराना वाला मैं सच में कितना बड़ा बेवकूफ था। एक घटिया औरत के लिए मैंने खुद को तकलीफ दी और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा और इंटरनेट पर गालियां।
अब मुझे सब समझ आ गया है। उससे रिश्ते तोड़ने के बाद अब बहुत अच्छा लग रहा है। आज से मुझे न्यू एंड इम्प्रूव्ड बदला लेने वाला डू जीतोगे बुलाना। फैमिली वालों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें गुस्सा आए तो उसे अंदर मत दबाओ। एक बार सहोगे तो वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे, एक कदम पीछे हटोगे तो वो तुम हेल्प्स पर चढ़ जाएंगे। खुद को तकलीफ देने से अच्छा है कि सीधे उनसे भिड़ जाओ और जो तुम्हें परेशान करे उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दो। पोस्ट होते ही लाइक्स तुरंत 1 मिलियन को पार कर गए। कमेंट सेक्शन में हंगामा मच गया। हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका था और अब सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे और मेरी तारीफें कर रहे थे। भाई तुम कमाल हो, बॉस ने क्या मस्त बदला लिया। हमें भी भाई से सीखना चाहिए कि कैसे भिड़ना है। पहले लगता था कि एक कदम पीछे हटने से सब ठीक हो जाता है, लेकिन अब समझ आया कि कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि उनके लिए पीछे हटना बेकार है। उन्हें तो सीधा जान से मार देना चाहिए। जिन इंटरनेट वालों ने पहले मुझे गालियां दी थीं, वो सब माफी मांग रहे थे। कुछ लोगों ने तो खुद से डू जिहान और लियू रुयान के अकाउंट पर जाकर उनके कमेंट सेक्शन में गालियों की बाढ़ ला दी। उसी वक्त मेरा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी ढेरों न्यूज के नोटिफिकेशन आने लगे। लियू फैमिली की तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी थीं। मैंने एक न्यूज पर क्लिक किया। मेरे टैबलेट पर लियू जेनहुआ, लियू रुयान का पिता, का वो बूढ़ा चेहरा नजर आया। उसने अपना टैबलेट इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वो अगले ही पल पीछे गिर जाएगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सच में पुलिस को बुलाने की हिम्मत करूंगा, और वो भी किलिंग पिग स्कैम और फ्रॉड के चार्ज के साथ, जिसने लियू फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। अभी वो इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाया था कि एक और बम फूट गया। न्यूज में बताया गया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसके साथ लियू फैमिली की डील चल रही थी, उसके बॉस ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है, मिस्टर लियू, हमें बहुत खेद है। हमारी कंपनी ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है कि हम लियू फैमिली के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर रहे हैं। लियू जेनहुआ ने घबरा कर पूछा, मिस्टर चेन, क्या हमसे कोई गलती हुई है? लेकिन फोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाज में कोई रहम नहीं था। लियू फैमिली इस वक्त किलिंग पिग स्कैम और फ्रॉड जैसे गंदे स्कैंडल में फंसी हुई है। हमारी कंपनी किसी भी ऐसे बिजनेस के साथ काम नहीं कर सकती जिस पर क्रिमिनल केस चल रहा हो और जिसकी कोई इज्जत न हो। इससे हमारी कंपनी के नाम पर दाग लगेगा। बस यही बात थी। बाय। कॉल कट गई। उसके बाद फोन ने सिर्फ एक ठंडी बीप की आवाज बची। लियू जेनहुआ का हाथ कांप गया। फोन खटाक से जमीन पर गिर पड़ा और उसकी स्क्रीन तुरंत टूट गई। ये डील लियू फैमिली का इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर ये हो जाता तो लियू फैमिली एक लेवल और ऊपर चली जाती, लेकिन अब मेरे गेम की वजह से ये पूरी तरह बर्बाद हो गया था। सिर्फ यही नहीं, बाकी के पार्टनर्स भी शायद एक एक करके अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। खांस खांस। लियू जेनहुआ जोर जोर से खांसने लगा। उसके सीने में इतना दर्द था कि सांस नहीं आ रही थी और उसका शरीर बुरी तरह हिल रहा था। जेनहुआ, तुम ठीक तो हो? वांगकुई ने जल्दी से उसे पकड़ा और उसकी पीठ थपथपाते हुए घबरा कर चिल्लाई, जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। लियू जेनहुआ को किसी तरह थोड़ा होश आया। उसने वांगकुई को झटके से पीछे धकेला। उसकी आंखों में आग भरी थी और वो अपनी फटी हुई आवाज में दहाड़ा, डू जीतोंग, उस डू जीतोंग को वापस बुलाओ, अभी के अभी। वांगकुई एक पल के लिए डर गई, लेकिन फिर उसके अंदर भी भयंकर गुस्सा भड़क उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, वो कमीना, उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमारी रुयान को पुलिस स्टेशन भेज दिया और हमारी लियू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं अभी उससे केस वापस लेने को कहती हूँ। ये कहते हुए उसने मुझे कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फोन से सिर्फ एक रोबोटिक आवाज आई। मैंने उन्हें बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया था। उसी टाइम डू फैमिली के विला में भी हड़कंप मचा हुआ था। वहां तो लियू फैमिली से भी ज्यादा खलबली थी। डू चांगमिंग काले पड़े चेहरे के साथ मेन कुर्सी पर बैठा था। मीटिंग रूम में भयंकर बहस चल रही थी, क्योंकि वांसू ग्रुप, जो पहले मेरा दुश्मन था, उसने पब्लिकली मुझे रिप्लाई किया था, बिना किसी फालतू बकवास के, सिर्फ कुछ सीधे लफ्ज, कभी भी बात कर सकते हैं, अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। बस इन्हीं लफ्जों ने पूरी डू फैमिली को खौफ में डाल दिया था। डू ग्रुप के सारे शेयर होल्डर्स बेचैन होकर अपनी कुर्सियों पर उछल रहे थे। अगर मैंने सच में अपने हिस्से के 20% शेयर्स वांसू ग्रुप को बेच दिए तो वांसू एक झटके में डू ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा और डू ग्रुप का नाम सच में बदल जाएगा। चेयरमैन डू, कुछ बोलिए ना। अगर डू जीतोंग ने सच में शेयर्स बेच दिए तो डू ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। हमने पहले ही कहा था कि उस डू जिहान की इतनी साइड मत लो। अब देखो, डू जीतोंग पूरी तरह पागल हो गया है। वो हम सबको अपने साथ डुबाने वाला है। सारे शेयर होल्डर्स एक के बाद एक चिल्ला रहे थे, जिससे डू चांगमिंग का सिर फटने वाला हो गया था। वो किसी भी और इंसान से ज्यादा अच्छे से जानता था
कि मेरे शेयर्स की क्या पावर है, लेकिन अभी वो मेरी शक्ल तक नहीं देख पा रहा था। डू चांगमिंग ने हार मानकर अपने सेक्रेटरी को मुझे कॉल करने को कहा, लेकिन फोन से सिर्फ टूट टूट की आवाज आई। सेक्रेटरी ने शर्मिंदा होकर बताया, चेयरमैन डू, लगता है यंग मास्टर ने मुझे भी ब्लॉक कर दिया है। डू चांगमिंग सन्न रह गया, उसका माथा और सिकुड़ गया। मैंने डू फैमिली के हर एक इंसान को ब्लॉक कर दिया था। ये बेटा, जिसे वो सोचता था कि वो अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, वो सच में डू फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ने वाला था। मीटिंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। सब डू चांगमिंग को घूर रहे थे। वो झटके से खड़ा हुआ और दहाड़ा, वो साला पूरी तरह पागल हो गया है। मैंने ऐसे एहसान फरामोश को कैसे पाल लिया? आप सब बेफिक्र रहें, ये डू चांगमिंग आप सबको जवाब देगा। अभी सबसे जरूरी काम है उससे कांटेक्ट करना, ताकि वो शेयर्स ना बेच पाए। और मैं इस वक्त प्रेसिडेंशियल स्वीट में वापस आ चुका था। मैंने अपना वो भड़कीला लाल सूट उतारा और एक बहुत बड़े गोल बाथरूम में जाकर गर्म पानी चालू किया। अमीर लोग सच में मजे करना जानते हैं। एक टाइम था जब मैं 200 रुपए खर्च करने से भी डरता था, और आज मैं इस नॉवल में घुस गया हूँ। कहानी चाहे जैसी भी हो, कम से कम मेरे पास पैसा तो है। मैं फूलों की पंखुड़ियों वाले बाथ टब में लेटा था। मेरा शरीर और दिमाग एकदम रिलैक्स था। तब जाकर मैंने इस किताब में घुसने वाली अजीब बात के बारे में सोचना शुरू किया। डू जीतोंग माओशान का आखिरी मास्टर, जिसे फेंग शुई, ताबीज और भूत भगाने में मास्टरी हासिल थी। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरे गुरु के मरने के बाद मैं इतना कंगाल हो गया था कि उनके लिए एक ढंग का पत्थर तक नहीं लगा पा रहा था। पैसे कमाने के लिए मैंने चुपके से एक अमीर बिजनेसमैन का फेंग शुई और किस्मत बदल दी थी। और इसका नतीजा, आसमान से बिजली मुझे तब तक मारती रही जब तक मैं इस बकवास और दर्दनाक लव स्टोरी वाले नॉवल में नहीं गिर गया। और वो भी वो वाला प्लॉट जहां मरने के बाद प्यार याद आता है। जब इंसान ही मर गया तो तुम्हारे पछतावे का क्या अचार डालूं? उस लियू रुयान जैसी बेवकूफ से क्या पछतावे की उम्मीद करना? वो घटिया चीज जिसके पास मेन कैरेक्टर वाला वो गुड लक पावर है, वो चाहे कोई भी बुरा काम करे हमेशा बच निकलती है। मैं एक ठंडी हंसी हंसा। तेरे पास चाहे जो भी पावर हो, अगर तूने मुझसे पंगा लिया है तो मैं तेरी हर पावर को फाड़ कर रख दूंगा। अब मेरे आने से असली कहानी की लाइन टूट चुकी थी। असली वाले कैरेक्टर को चुपचाप सब सहना था, लेकिन मैंने सीधा उस घटिया औरत और उस साले तीसरे इंसान की धज्जियां उड़ा दी और लियू रुयान को जेल में डाल दिया। आगे क्या होगा? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। अभी के लिए मैं उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहता। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस मेन कैरेक्टर वाले गुडलक में आखिर कितनी पावर है। नहाने के बाद मैंने बाथरोब पहना और अपने बड़े से बेड पर कूद गया। बिना पैसों की टेंशन के जीना कितना मस्त है। लेकिन अगले दिन मुझे फोन के रिंगटोन ने जगा दिया। दूसरी तरफ से ली कियांग की घबराई हुई आवाज आई, यंग मास्टर डू, क्या आप उठ गए? बॉस लियू आपसे बात करना चाहती हैं। मेरा दिमाग अभी भी नींद में था। मैंने बिना सोचे पूछा, कौन बॉस लियू? ली कियांग ने जल्दी से कहा, लियू रुयान, बॉस लियू। मेरा शरीर एक झटके से कांपा और मेरी नींद तुरंत उड़ गई। क्या वो जेल में नहीं सड़ रही थी? लेकिन लियू फैमिली ने उन्हें बेल पर बाहर निकाल लिया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है कि बॉस लियू ने कोई फ्रॉड नहीं किया। पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था, उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं हैरान रह गया। सिर्फ इतना कहने से कि फ्रॉड नहीं है, वो बाहर आ गई। ली कियांग की आवाज में बेबसी थी। यंग मास्टर डू, लियू फैमिली का सिटी में बहुत भौकाल है। पुलिस को भी प्रेशर में आकर उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं चुप हो गया। सही में ये नॉवल एकदम पागलपन है। ली कियांग ने डरते डरते पूछा, यंग मास्टर डू, बॉस लियू आपसे बात करने की जिद कर रही हैं, आप क्या कहते हैं? मैं एक ठंडी हंसी हंसा। कोई जरूरत नहीं है, उसे कह दो अगर मेरे 3 करोड़ ब्याज के साथ वापस करने हो तो ही बात करे। बाकी फालतू भौंकने की जरूरत नहीं है। अगर उसे समझ है तो जल्दी से पैसे दे, वरना मुझे उसे दोबारा अंदर भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोन काटने के बाद मैंने अपना माथा मला। अब गेम में मजा आ रहा है। लियू रुयान को लग रहा है कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकता और वो मुझे कंट्रोल कर लेगी। तभी मैंने फोन उठाया और एंटरटेनमेंट न्यूज चेक की। सबसे बड़ी हेडलाइन डू जिहान के बारे में थी। टाइटल में लिखा था, इस साल का सबसे बड़ा फैंटेसी ड्रामा इमॉर्टल जर्नी, लीड एक्टर डू जिहान की शानदार एंट्री। मैंने अपनी भौएं उठाईं और उस पर क्लिक किया। मेरे दिमाग में तुरंत असली नॉवल की कहानी आ गई। इस ड्रामे में 2 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट था। डू जिहान ने अपनी मासूम और सीधे लड़के वाली इमेज से लीड रोल हथिया लिया था और वो बहुत फेमस हो गया था। और असली कैरेक्टर, इसी ड्रामे के प्रमोशन के टाइम लियू रुयान को बार बार डू जिहान के साथ घूमते हुए देखता था। उसका दिल टूट जाता था। वो उनके पीछे पीछे भागता था और बदले में उसे एक बेशरम पीछा करने वाला कहकर गालियां पड़ती थीं। असली कैरेक्टर को धक्के मारकर घायल कर दिया गया था और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन लियू रुयान ने शुरू से आखिर तक उसके लिए एक लफ्ज नहीं बोला। उल्टे उसने डू जिहान को बचाते हुए सबके सामने कहा कि वो बहुत भयानक है।
जिसका नतीजा ये हुआ कि असली कैरेक्टर को और भी गंदी गालियां पड़ी। मैं न्यूज़ में उस प्रमोशन के बैनर को देख रहा था। उसके रिलीज का टाइम नॉवल के एकदम सेम था। प्रमोशन का तरीका और पोस्टर में भी कोई फर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने कमेंट सेक्शन खोला, माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। किताब की तरह वहां कोई तारीफ नहीं थी, बल्कि हर तरफ गालियों की बाढ़ आई हुई थी। डू जिहान को लोग कुत्तों की तरह गालियां दे रहे थे। डू जिहान वही साला है ना जिसने दूसरों की शादी तोड़ी है। इसे लीड एक्टर बनने में शर्म नहीं आती? एकदम घटिया। यंग मास्टर डू जीतोंग के लिए बुरा लग रहा है। डू जिहान अभी भी उछल रहा है। सच में बहुत बेशरम है। लियू रुयान अरेस्ट हो गई और ये अभी भी प्रमोशन कर रहा है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं एक एक करके कमेंट्स पढ़ रहा था। गालियां बहुत पड़ रही थीं, लेकिन ड्रामे के प्रमोशन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। प्लेटफॉर्म अभी भी इसे प्रमोट कर रहा था और डू फैमिली भी पागलों की तरह पैसा पानी की तरह बहा रही थी। ये सब कहानी के हिसाब से ही चल रहा था। बस एक ही फर्क था कि पब्लिक का मूड पूरी तरह बदल चुका था। नॉवल में डू जिहान को तारीफें मिलती थीं और असली कैरेक्टर को गालियां पड़ती थीं, और अब डू जिहान को पूरा इंटरनेट गालियां दे रहा था और मुझे सबका सपोर्ट मिल रहा था। मैंने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे स्क्रीन पर टैप किया, लेकिन मेरा दिल अचानक भारी हो गया। जो होना था वो होकर ही रहा। इस ड्रामे का प्रमोशन कैंसिल नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि किताब में जो बड़े बड़े इवेंट्स लिखे हैं वो एकदम टाइम पर होंगे, उन्हें बदला नहीं जा सकता। इस बात ने मुझे एक और ट्राई मारने पर मजबूर कर दिया ताकि मैं अपने शक को कंफर्म कर सकूं। अगर कहानी की लाइन को बदला नहीं जा सकता तो मुझे पहले से ही अपना जाल बिछाना होगा और सबसे आगे निकलना होगा। ये सोचते ही मैं तुरंत उठा, फ्रेश हुआ और जल्दी से बाहर निकल गया। मैं गाड़ी में बैठा और सीधे ड्राइवर को हुक्म दिया, शेंगले लॉ फर्म चलो। बिल्कुल सही। मेरा काम करने का तरीका हमेशा से एकदम फास्ट और क्लियर रहा है। मैं लियू फैमिली को रिएक्ट करने का कोई टाइम नहीं देने वाला था। शेंगले लॉ फर्म पूरे देश में टॉप पर थी और अमीर खानदानों के लफरों में तो वो इंडस्ट्री की बॉस मानी जाती थी। और चेन जिहान इसी लॉ फर्म की चीफ लॉयर थी और किताब की कहानी के हिसाब से वो लियू रुयान का सबसे भरोसेमंद ट्रम्प कार्ड थी। लेकिन अभी टाइमलाइन के हिसाब से लियू फैमिली ने उसे अभी तक अपने पाले में नहीं किया था। मैं लॉ फर्म के अंदर गया और सीधा रिसेप्शन पर जाकर बोला, मुझे चेन जिहान से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पहचान लिया और वो थोड़ी एक्साइटेड होकर बोली, यंग मास्टर डू, मैं आपकी फैन हूं। मैंने एक स्माइल दी। तो क्या तुम गेस कर सकती हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या आप तलाक का केस फाइल करने आए हैं? हमारी लॉयर चेन बहुत सॉलिड है। मैंने सिर हिलाकर हाँ की और उसने तुरंत एक्साइटमेंट में अंदर कॉल मिला दिया। थोड़ी ही देर में एकदम प्रोफेशनल सूट पहने हुए और गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाए एक औरत मेरी तरफ चलकर आई। यंग मास्टर डू, नमस्ते। मैं चेन जिहान हूँ। मैं सोफे पर पीछे की तरफ लेटा, एक पैर पर दूसरा पैर रखा और सीधे अपने सूट की अंदर वाली जेब से एक कार्ड निकालकर टेबल पर पटक दिया। मैंने बिना घुमाए फिराए सीधा पॉइंट की बात की। 10 मिलियन एडवांस फीस है। केस जीतने के बाद 10 मिलियन और दूंगा। चेन जिहान की आंखों में एकदम साफ हैरानी दिख रही थी। मैंने उसकी हैरानी को इग्नोर किया और अपने डिमांड्स बताना शुरू किया। पहला, लियू रुयान पर केस ठोको, मुझे तलाक चाहिए। दूसरा, मेरे 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट और उसका ब्याज मुझे वापस चाहिए। तीसरा, पति पत्नी की प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा और मैं चाहता हूं कि लियू रुयान को एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। चौथा, लियू रुयान और डू जिहान पर मेरी इज्जत खराब करने का केस ठुकेगा और मुझे उनसे सबके सामने पब्लिक माफी चाहिए। 10 मिलियन। सिर्फ चेन जिहान ही नहीं बल्कि आसपास खड़े सारे लोग मेरा ये भौकाल देखकर सुन्न रह गए थे। चेन जिहान ने तुरंत खुद को नॉर्मल किया और पूरी सीरियसनेस के साथ मेरा ये केस ले लिया। यंग मास्टर डू, आप बेफिक्र रहें, आपका ये केस मैंने ले लिया। चेन जिहान की नजरों में एकदम कॉन्फिडेंस था। उसने मुझे गारंटी देते हुए कहा, हमारी टीम तुरंत एक स्पेशल ग्रुप बनाएगी और लॉ फर्म के सबसे हाई लेवल वाले सुपर फास्ट चैनल का यूज करेगी। 3 दिन के अंदर पक्के तौर पर कोर्ट से सुनवाई का समन निकलवा दूंगी। मैंने मन ही मन एक ठंडी हंसी हंसी। ये दुनिया सच में बहुत मस्त है। यहाँ कोर्ट के केस में भी फास्ट ट्रैक जुगाड़ चल जाता है। मैंने खुश होकर सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मेरे पास जितने भी सबूत हैं वो सब मैं तुम्हें भेज दूंगा। ध्यान रखना कि कोई भी कमी ना छूटे ताकि लियू रुयान और उसकी लियू फैमिली को बाउंस बैक करने का कोई चांस ही ना मिले। यंग मास्टर डू, बेफिक्र रहिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने और फालतू बात नहीं की, कुछ जरूरी बातें बताईं और मुड़कर वहां से निकल गया। लॉ फर्म के अंदर जाने से लेकर डील डन करने तक टोटल 20 मिनट भी नहीं लगे थे। मेरा पलटवार अब बस शुरू ही हुआ था और जैसा मैंने सोचा था, 2 दिन बाद मैंने जो जाल बिछाया था वो अब कसने लगा था। मैं अपने दिमाग में सोच पा रहा था कि बेल पर अभी अभी बाहर आई लियू रुयान को जब कोर्ट का समन मिला होगा तो उसका चेहरा कैसा बिगड़ गया होगा। वो पक्का दांत पीस कर कह रही होगी, डू जीतूंगा।
उसकी इतनी औकात कि वो मुझ पर केस करे? बिल्कुल सही, मेरी सिर्फ औकात ही नहीं है, मैं तो उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। समन के सफेद कागज पर काले अक्षरों में एकदम साफ लिखा था, तलाक, फ्रॉड और इज्जत खराब करने का केस। मुझे अपने 300 मिलियन वापस चाहिए थे, सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा और उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और सबसे सॉलिड बात यह थी कि कोर्ट की सुनवाई सिर्फ एक दिन बाद थी। मैं उस पर एक ऐसा बिजली की तरह फास्ट अटैक करना चाहता था कि उसे सांस लेने या कोई तैयारी करने का रत्ती भर भी मौका न मिले। उसके तुरंत बाद मौत का दूसरा पैगाम भी पहुंच गया। लियू ग्रुप के शेयर फिर से 8% नीचे गिर गए और उनकी मार्केट वैल्यू एक झटके में दसियों करोड़ कम हो गई। मैंने सुना था कि उनके शेयर होल्डर्स पागलों की तरह भड़क गए थे। वो बूढ़ा लोमड़ी लियू जेनहुआ, जब उसने ये खबर सुनी होगी तो पक्का उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया होगा और वो वहीं खड़े खड़े बेहोश होने वाला होगा। और ठीक उसी वक्त उसकी वो फालतू बेटी लियू रुयान पक्का किसी पिटे हुए कुत्ते की तरह लिविंग रूम में भागी भागी गई होगी। पापा, डू जीतोंग ने मुझ पर केस कर दिया है। एक दिन बाद ही कोर्ट की सुनवाई है। मुझे पक्का यकीन है कि लियू जेनहुआ ने अपना गुस्सा दबाते हुए अपने उसी घमंड वाले स्टाइल में ऑर्डर दिया होगा, अभी के अभी लॉ फर्म को फोन लगाओ, उन्हें डू जीतोंग का केस लेने से मना करो, कोर्ट में पैसा खिलाकर सेटिंग करो, सुनवाई को आगे खिसकाओ। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। लियू रुयान ने पूरी तरह टूट कर देखा होगा कि शेंगले लॉ फर्म ने मेरा केस ले लिया है और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैंने जो वो सुपरफास्ट चैनल यूज किया था, उसकी वजह से कोर्ट का टाइम एकदम लॉक हो चुका था, उसे अब बदला ही नहीं जा सकता था। तब जाकर लियू जेनहुआ के अंदर का सबसे भयंकर खौफ चीख बनकर बाहर निकला होगा। अगर टाइम नहीं बदल सकते तो जाकर सबसे बेस्ट लॉयर पकड़ो, चाहे जो भी हो जाए, कि तुम अभी डू जीतोंग को तलाक नहीं दे सकती। उन्हें तलाक का डर थोड़ी था, उन्हें तो इस बात का डर था कि अगर तलाक हो गया तो मेरे हाथ में जो शेयर्स हैं वो लियू ग्रुप के अंदर एक ऐसा तूफान ला देंगे जो सबको उड़ा ले जाएगा। कोर्ट की सुनवाई वाले दिन मैंने एकदम हाई क्लास टेलर मेड सूट पहना था और साथ में विंटेज ब्लैक सनग्लासेस लगाए थे। मेरा पूरा भौकाल एक्टिवेटेड था और मैं सीधा कोर्ट की तरफ निकल पड़ा। लॉयर चेन, क्या आज की इस सुनवाई में मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूं? मैंने गाड़ी में बैठे बैठे अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठी एकदम प्रोफेशनल सूट पहने चेन जिहान को देखकर बहुत ही रिलैक्स आवाज में पूछा। उसने अपने गोल्डन चश्मे को उंगली से सेट किया और एकदम सख्त और प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ बोली, यंग मास्टर डू, सॉरी, कोर्ट का एकदम साफ रूल है कि सुनवाई के दौरान लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकती। ये कोर्ट की ईमानदारी और प्राइवेसी का मामला है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। लेकिन हम कोर्ट से रिकॉर्डिंग करने की परमिशन मांग सकते हैं, जिससे सुनवाई की एक एक डिटेल रिकॉर्ड हो जाएगी और आप खुद भी अपने साथ किसी बंदे को रखकर सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। मैंने अपनी भौहें मटकाईं। ठीक है, अगर लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकती तो भी कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग करके भी मैं उनकी धज्जियां उड़ा सकता हूं। मुझे भी अपनी आंखों से देखना है कि इस पागलपन वाली कहानी की दुनिया में कानून कितना बकवास हो सकता है। उसके तुरंत बाद मेरी गाड़ी एकदम स्मूथली कोर्ट के दरवाजे पर आकर रुक गई। मैंने आराम से अपना कॉलर सेट किया। मेरे उस कड़क सूट में मेरी पर्सनालिटी और भी ज्यादा सॉलिड लग रही थी। काले चश्मे ने मेरी आंखों की उस खतरनाक चमक को छुपा लिया था, लेकिन मेरे होठों पर जो वो ठंडी और जानलेवा स्माइल थी, उसे कोई नहीं छुपा सकता था। मेरी इस पर्सनालिटी से ऐसा भौकाल आ रहा था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि मैं कोर्ट का केस लड़ने आया हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी टॉप लेवल के रेड कार्पेट इवेंट में हिस्सा लेने आया हूं। इस वक्त कोर्ट के गेट पर लियू फैमिली और डू फैमिली दोनों ही पूरी टीम के साथ पहले से मौजूद थीं। दोनों साइड्स के बीच तलवारें खींची हुई थीं और सबके चेहरे बिगड़े हुए थे। लियू जेनहुआ का चेहरा एकदम काला पड़ा था, वो एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा था। वांगकुई ने चीपाव पहन रखी थी, उसकी आंखों में जहर भरा था। साफ दिख रहा था कि वो अपने अंदर भयंकर गुस्सा दबाए बैठी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू ज़ैनबांग भी वहां सपोर्ट करने आ जाएगा। उसके एकदम चिपक कर उसकी दूसरी बीवी झाओ वान खड़ी थी। उस औरत के चेहरे पर चोट के एकदम साफ निशान थे, नीले और काले धब्बे पड़े थे, जिसे भारी मेकअप भी नहीं छुपा पा रहा था। उसकी आंखों में डर था। वो लियू ज़ैनबांग के सहारे खड़ी थी और उसने सिर उठाने तक की हिम्मत नहीं की। पास में ही खड़ी लियू रुयान ने काला सूट पहना था और उसकी आंखों में एकदम कातिल वाला गुस्सा था। और अगर डू फैमिली की तरफ देखें तो डू चंगमिंग वहां एकदम अकेला आया था। पिछले कुछ दिनों से मुझसे कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से वो इतना घबराया हुआ था कि उसकी पूरी शक्ल उतर चुकी थी। उसका चेहरा बहुत ही बुरा लग रहा था और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस कमीने डू जिहान की सगी माँ फांग शाओशू भी एकदम चुपके से एक कोने में छुपी हुई थी। उसने एक मोटे स्कार्फ से अपना सिर बांध रखा था और एक बहुत बड़ा काला चश्मा लगा रखा था,
जैसे उसे डर हो कि कोई उसे पहचान ना ले। आखिर उसका लाडला बेटा इस वक्त पूरे इंटरनेट पर गालियां खा रहा था, तो उसकी माँ होने के नाते वो बाहर उछल कूद करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। दोनों खानदान जैसे ही एक दूसरे से टकराए, हवा में एकदम बारूद जैसी गंध फैल गई।